जब तक इलेक्ट्रॉन किसी एक ही ऑर्बिट में घूम रहा है उसकी एनर्जी बिल्कुल यथावत रहती, कांस्टेंट रहती है, फिक्स रहती है, कोई उसमें चेंज नहीं आता। लेकिन अगर मैं इलेक्ट्रॉन को अंदर से बाहर ले जाता हूं या बाहर से अंदर ले जाता हूं तो एनर्जी में कुछ चेंजेस आते हैं। बाहर से अंदर आने पर बच्चों इलेक्ट्रॉन एनर्जी को रिलीज करता है, और जब अंदर से बाहर ले जाया जाता है तो एनर्जी उसे देनी पड़ती है। और दोनों केस में भले एनर्जी देनी पड़े या एनर्जी रिलीज हो, वो जो एनर्जी होती है बच्चों वो दोनों ऑर्बिट्स के एनर्जी के डिफरेंस के बराबर होती है। ये सारी कहानी कथा का वाचन हम लोग बच्चों बोर्स एटॉमिक मॉडल, बोर का परमाणु मॉडल में देख चुके हैं। आप अगर मान लीजिए किसी इलेक्ट्रॉन के बारे में बात करें जो कि न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व कर रहा है, सपोज कीजिए साहब ये इलेक्ट्रॉन है। अब इस इलेक्ट्रॉन को अगर मैं इनर ऑर्बिट से आउटर ऑर्बिट में ले जाऊंगा तो मुझे एनर्जी देनी पड़ेगी, और उतनी एनर्जी देनी पड़ेगी जितनी दोनों ऑर्बिट्स की एनर्जी का डिफरेंस है। लेकिन यदि बच्चों में उसे बाहर से अंदर लेके जाता हूं तो वो एनर्जी को रिलीज करता है, और वो जो एनर्जी रिलीज करता है बच्चों वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की फॉर्म में होती है, और वो उतनी एनर्जी होती है बच्चों जितनी दोनों ऑर्बिट्स की एनर्जी का डिफरेंस है। ये सारी कहानी हम लोगों ने बोर के परमाणु मॉडल में देखी थी। पर्टिकुलरली बच्चों अभी हम लोग बात कर रहे हैं आयनाइजेशन एनर्जी के बारे में। आयनाइजेशन एनर्जी का तात्पर्य क्या होता है बच्चों? इलेक्ट्रॉन को यदि मैं एक किसी ऑर्बिट से उठाकर बच्चों उसको सीधे इन्फिनिटी तक लेके जाऊं तो क्या होगा बच्चों? मुझे एनर्जी देनी पड़ेगी। भाई इनर ऑर्बिट से आउटर ऑर्बिट पे ले जाने के लिए एनर्जी देनी पड़ेगी, और नेचुरल सी बात है इन्फिनिटी तक लेके जाऊंगा तब भी मुझे एनर्जी देनी पड़ेगी। और इलेक्ट्रॉन को बच्चों किसी ऑर्बिट से उठाकर इन्फिनिटी तक ले जाने के लिए व्हाट अमाउंट ऑफ एनर्जी वी रिक्वायर इज नोन एज आयनाइजेशन एनर्जी। इस बारे में भी बच्चों हम लोगों ने बोर के परमाणु मॉडल में बात करी थी। आयनाइजेशन एनर्जी या इवन बच्चों इससे हम लोग बाइंडिंग एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन भी कहते हैं, इसे हम लोग बाइंडिंग एनर्जी भी कहते हैं। कुछ एक्चुअली बाइंडिंग एनर्जी बच्चों आगे चल के आप लोग केमिस्ट्री में या फिजिक्स में एक बार फिर से रूबरू होंगे। जब हम लोग न्यूक्लियर फिजिक्स, न्यूक्लियर केमिस्ट्री के बारे में बात करेंगे तब हम न्यूक्लियस की बाइंडिंग एनर्जी के बारे में बात करेंगे। बट दिस टाइम वी पीपल आर कंप्लीटली कॉन्सेंट्रेटेड टूवर्ड द बाइंडिंग एनर्जी और द आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन। व्हाट इज मीन्ड बाय दिस एनर्जी बच्चों? अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एन ऑर्बिट एंड we have to take it up to infinity। मैं इलेक्ट्रॉन को किसी ऑर्बिट से उठाता हूं, उसे अनंत तक, उसे बहुत दूर लेके चला जाता हूं। मुझे जो एनर्जी देनी पड़ेगी बच्चों उस एनर्जी को मैं बोलूंगा आयनाइजेशन एनर्जी या फिर बाइंडिंग एनर्जी। इसे बच्चों आयोनाइजेशन एंथैल्पी भी कहा जाता है। दिस एनर्जी इज आल्सो नोन एज बच्चों आयनाइजेशन एंथैल्पी। एंथैल्पी भी हिंदी में भी एंथैल्पी ही कहा जाता है बच्चों। और इसके अलावा बच्चों इसे आयनाइजेशन पोटेंशियल भी कहा जाता है। आई रिपीट, मैं क्या कर रहा हूं बच्चों? किसी भी एलिमेंट से, किसी भी एटम से इलेक्ट्रॉन को निकाल रहा हूं। देखिए इलेक्ट्रॉन मैं यहां से भी निकाल सकता हूं, इलेक्ट्रॉन मैं यहां से भी निकाल सकता हूं, इलेक्ट्रॉन मैं यहां से भी निकाल सकता हूं। जनरलाइज वे में अगर बात कही जाए तो बच्चों हम लोग उस इलेक्ट्रॉन को निकालते हैं जिसे निकालना सबसे सरल हो, जिसे निकालना सबसे आसान हो। सो या यूं कहा जाए, देखिए दिस इलेक्ट्रॉन इज अट्रैक्टेड टुवर्ड्स न्यूक्लियस। वी नो दैट न्यूक्लियस कैरीज पॉजिटिव चार्ज बिकॉज ऑफ द presence of proton inside it. As such protons भी हैं, neutrons भी हैं। Neutrons are neutron, they are electrically neutral, they do not carry any charge, while protons are carrying positive charge. And of course this electron which is carrying negative charge is being attracted towards the nucleus because of the electrostatic attraction force, which is a very very big strength kind of force. So if you people are removing that electron against that force of attraction, naturally you will need to apply some force, you will need to provide some energy, and what amount of energy I require to take it from given orbit to up to infinity is known as ionization energy, or you say binding energy, or ionization potential, or ionization enthalpy। एक्चुअली थोड़ा सा आयनाइजेशन एनर्जी और आयनाइजेशन एंथैल्पी में तनिक सा अंतर होता है बच्चों। हम आयनाइजेशन एंथैल्पी वर्ड तब यूज करते हैं बच्चों जब हम कांस्टेंट प्रेशर पर इलेक्ट्रॉन को निकाल रहे हो, व्हेन वी आर रिमूविंग इलेक्ट्रॉन एट कांस्टेंट pressure, but if we are removing that electron at constant volume, यदि बच्चों मैं उस इलेक्ट्रॉन को नियत आयतन पर निकालूं तो उसे आयनन ऊर्जा कहते हैं, और नियत दाब पर निकालें तो
बच्चों उसे हम बोलते हैं आयनाइजेशन एंथैल्पी। आगे चल के हम लोग बच्चों थर्मोकेमिस्ट्री, केमिकल एनर्जेटिक्स, फिजिकल केमिस्ट्री का एक इंपॉर्टेंट चैप्टर है बच्चों, जिसमें किसी केमिकल रिएक्शन में हुए हीट एक्सचेंजेस के बारे में बात करी जाती है, तब हम लोग इस बारे में चर्चा करेंगे। बट अभी के लिए सिर्फ इतना समझ लीजिए कि आयनाइजेशन एंथैल्पी जो है बच्चों वो तब यूज़ की जा रही है जब आप कांस्टेंट प्रेशर पर इलेक्ट्रॉन को निकाल रहे हैं। बट इफ दैट इलेक्ट्रॉन इज बीइंग रिमूव्ड एट कांस्टेंट वॉल्यूम देन द टर्म आयनाइजेशन एनर्जी इज यूटिलाइज। अब बच्चों एक्चुअली क्या होता है, देखिए इसमें एक बात और ध्यान देनी कि जब हम उससे इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हैं, जब कभी हम बच्चों इलेक्ट्रॉन एलिमेंट से निकाल रहे हैं, हमने इलेक्ट्रॉन निकाला तो नेचुरल सी बात है बच्चों उस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, उस पर धनात्मक आवेश आ जाएगा। भाई इफ यू आर रिमूविंग इलेक्ट्रॉन नेचुरली इट विल बी कैरिंग फाइनली पॉजिटिव चार्ज। और एक बात यहाँ पर ध्यान देनी है बच्चों कि हम जब इलेक्ट्रॉन को निकालने की प्रक्रिया का संचालन करते हैं देन एलिमेंट शुड एग्जिस्ट इन गैसियस फॉर्म। एलिमेंट गैसियस फॉर्म में, गैसीय रूप में होना चाहिए। अगर वो सॉलिड या लिक्विड है बच्चों तो पहले आप उसे गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, और गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट कर देने के बाद आप इलेक्ट्रॉन के विलोपन, इलेक्ट्रॉन के निकालने की प्रक्रिया का संचालन करेंगे बच्चों। उस समय जो एनर्जी लगेगी उस एनर्जी को हम कहा करते हैं बच्चों आयनाइजेशन एनर्जी। Again I repeat, amount of energy required to remove electron from an element, and that element should be existing in gaseous form. एलिमेंट को गैसियस फॉर्म में लेना जरूरी है, एक स्टैंडर्ड माना गया बच्चों। इसके पीछे सच कोई बहुत स्ट्रॉन्ग कोई फंडामेंटल या कॉन्सेप्चुअल रीज़न नहीं है। जनरली हम लोगों ने जितनी भी डेफिनेशंस बनाई हैं, आगे चल के आपको और भी कई तरह की एनर्जीज की डेफिनेशन पढ़ने को मिलेंगी। जनरली हम लोगों ने उसके लिए जो स्टैंडर्ड लिया है बच्चों वो लिया है कि एलिमेंट शुड बी एग्जिस्टिंग इन दी गैसियस फॉर्म, वो गैसीय रूप में हो। ये जनरल हमारा जो है बच्चों एजम्पशन रहा है। एनीवेज सो ये एलिमेंट गैसियस फॉर्म में था, इससे इलेक्ट्रॉन को निकाला, जो एनर्जी लगी उस एनर्जी को हम बोलते हैं बच्चों आयनाइजेशन एनर्जी। अब बारी आती है बच्चों इट इज़ एन एनर्जी, और अगर ये एनर्जी है तो लाजमी है बच्चों इसकी कुछ यूनिट होगी, इट विल हैव सर्टेन यूनिट, और इसकी जो यूनिट होती है बच्चों वो होती है इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। अगर आप एक एटम से निकाल रहे हैं बच्चों तो उस समय इलेक्ट्रॉन वोल्ट। एटॉमिक स्ट्रक्चर में बच्चों हम लोगों ने बोर्स एटॉमिक मॉडल में काफ़ी सारी बातें इस बारे में करी हैं। तो बच्चों इसकी जो यूनिट है वो है इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम, या फिर बच्चों इसकी यूनिट होती है किलो जूल पर मोल, या फिर बच्चों किलो कैलोरी पर मोल। जब हम एक एलिमेंट या एक एटम से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने की बात करते हैं बच्चों तो फिर हम इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम की बात करते हैं। और यदि हम एक मोल एटम से निकालने की बात करते हैं बच्चों तो फिर हम लोग किलो जूल पर मोल या किलो कैलोरी पर मोल के बारे में बात करते हैं। दोनों में रिलेशन क्या है बच्चों इस बारे में भी अभी हम लोग बात कर लेंगे। बट मैं एक बार रिपीट कर रहा हूं बच्चों, अगर एक एटम से मैंने निकाला, अगर मैंने एक एटम से निकाला बच्चों तो फिर हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम, क्योंकि वो एटम से जब निकाला जाता है तो वो एनर्जी जो है समवाट इलेक्ट्रॉन वोल्ट की में आती है। लेकिन अगर आप काहे से निकाल रहे हैं एक मोल एटम से तो फिर वो किलो जूल या किलो कैलोरी वगैरह वगैरह यूज करते हैं। और इनमें रिलेशन क्या है बच्चों, 1 EV पर एटम जो होता है बच्चों दैट इज इक्वल टू 96.48 किलो जूल पर मोल। आपके 48 भी लिख सकते हैं, 49 भी लिख सकते हैं, अलग अलग थोड़ा बहुत अप्रोक्सीमेशन हल्का फुल्का कर लें। और 49 को और ज़्यादा मैं अगर बोलूँ तो जिसको बोलते हैं हमारी भाषा में हिसाब से लगा लें तो फिर बच्चों उसे 96.50 भी लिख सकते हैं आप लोग। तो 96.49 किलो जूल पर मोल भी लिखा जा सकता है बच्चों। और इसका बेसिकली कैसे कैलकुलेट की जा सकती है ये भी आप समझ लीजिए बच्चों। एक एटम के लिए देखिए एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम है। अब आप एक मोल एटम ले लेंगे तो एक मोल एटम के लिए कितना होगा बच्चों, एक मोल एटम के लिए भाई देखिए मैं यहाँ पर लिखे देता हूँ। चलिए एक एटम के लिए एनर्जी लगी बच्चों 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो नेचुरल सी बात है एक मोल एटम के लिए कितनी लगेगी, एक मोल एटम्स के लिए कितनी लगेगी बच्चों, एक मोल एटम के लिए लगेगी नेचुरल सी बात है एक मोल का मतलब होता है एवोगैड्रो नंबर, यू मस्ट बी नोइंग दैट एवोगैड्रो नंबर। तो एक मोल एटम के लिए कितनी लगेगी बच्चों Na इलेक्ट्रॉन वोल्ट। जो एवोगैड्रो नंबर होता है जिसकी वैल्यू 6.02 × 10⁻23 होती है
अगर एक एटम के लिए लगी बच्चों 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो 1 मोल एटम के लिए लगेगी 1 मोल इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और 1 मोल इलेक्ट्रॉन वोल्ट मतलब कितना, Na इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये लीजिए Na का मतलब बच्चों 6.023 इंटू 10⁻23। एवोगैड्रो नंबर को बच्चों मैं 6.023 लिखता हूं, कुछ लोग 6.022 लिखते हैं, अपना अपना थोड़ा हिसाब से लगा लीजिए। तो ये बच्चों आ गया। और इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मतलब होता है बच्चों कितना, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर होगा 1.6 इंटू 10⁻⁻19। इतने से आपको डिवाइड करना पड़ेगा बच्चों, तो ये जूल में आएगा, और इसे 1000 से डिवाइड कर देंगे बच्चों तो फिर वो किलो जूल्स में हो जाएगा। ओ सॉरी, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर कितने जूल होगा बच्चों, पहले तो ये देखिए, पहले तो Na एवोगैड्रो नंबर 6.02 इंटू 10⁻23, और इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर कितना 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल। अभी ये जूल में आएगा, 1000 से डिवाइड कर देंगे भैया तो किलो जूल में काम हो जाएगा, और उसकी वैल्यू कुछ इतनी आ जाएगी। तो बच्चों ये जो है, जो एनर्जी है, ऑफ कोर्स तो एनर्जी की यूनिट इलेक्ट्रॉन वोल्ट में होगी, किलो जूल्स में होगी, किलो कैलोरी में होगी, और 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम बराबर बच्चों होता है 96.49 किलो जूल पर मोल। एक बार फिर से समझा रहा हूं, एक एटम की कितनी बच्चों, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो 1 मोल एटम की 1 मोल इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और 1 मोल मतलब इतना नंबर, और इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर कितना होता है बच्चों 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल। मैंने आपको एटॉमिक स्ट्रक्चर में भी बताया है, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे बच्चों, कुछ ऐसा ही आ जाएगा। चलिए साहब, अब ये है हमारे पास में बच्चों आयनाइजेशन एनर्जी और आयनाइजेशन पोटेंशियल क्या। देखिए एक्चुअली मैं आपको बताता हूं, यहां पर हम जब इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने में हमें एनर्जी देनी है। अब एनर्जी कई तरीके से दी जा सकती है। मैं उस इलेक्ट्रॉन को पकड़ के बाहर निकालूं, मैकेनिकल एनर्जी, मैं उसे गर्म करके बाहर निकालूं, थर्मल एनर्जी, मैं लाइट डाल के इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालूं, लाइट एनर्जी, बच्चों मैं अगर उस पर सेल या बैटरी लगाकर निकालूं तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी। I repeat, if I want to remove that electron, I need to provide energy, and that energy could be provided in various form. मैं उसे पकड़ के बाहर निकाल रहा हूँ मतलब मैकेनिकल एनर्जी, गर्म करके निकाल रहा हूँ मतलब थर्मल एनर्जी, लाइट डाल के निकाल रहा हूँ मतलब लाइट एनर्जी, और बच्चों यदि मैं उस पर सेल या बैटरी लगा के निकाल रहा हूँ तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो यहाँ क्या हो रहा है साहब, एक्चुअली में अगर मान लीजिए किसी एलिमेंट की, सपोज कीजिए किसी एलिमेंट की आयनाइजेशन एनर्जी जो है बच्चों वो 18 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम है। अगर बच्चों वो 18 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम है, मतलब ये होगा बच्चों कि एक इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए आपको 18 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी लग रही है, और जितने इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी होती है बच्चों उतना ही आपको वोल्ट लगाना पड़ेगा। मतलब अगर आप एक इलेक्ट्रॉन को निकालना चाहते हैं then you will require to supply a cell of voltage of EMF 18 वोल्ट। I repeat, मैंने अगर भैया कोई ऐसा मेरे पास उदाहरण आता है जिसमें किसी एलिमेंट की आयनाइजेशन एनर्जी 18 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम है, मतलब एक एटम से इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए मुझे कितनी एनर्जी चाहिए साहब, 18 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। मतलब उस इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए बच्चों मुझे 18 वोल्ट EMF का सेल लगाना पड़ेगा। आई विल नीड टू प्रोवाइड अ सेल देयर ऑफ EMF 18 वोल्ट। ये है बच्चों आयनाइजेशन एनर्जी या आयनाइजेशन पोटेंशियल। इसीलिए पोटेंशियल भी कहा जाता है, बिकॉज अल्टीमेटली दैट इलेक्ट्रॉन वुड बी रिमूव्ड by the application of some cell, by the application of some battery। तो ये बच्चों हमारे पास में आ गया। तो जितने इलेक्ट्रॉन वोल्ट है उतने ही वोल्ट होगा। जैसे अगर मान लीजिए किसी एलिमेंट की आयनाइजेशन एनर्जी सपोज कीजिए 90 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, मतलब उसको निकालने के लिए आपको 90 वोल्ट लगेगा। इसीलिए तो हम नाम देते हैं बच्चों आयनन विभव, आयनाइजेशन पोटेंशियल। तो डेफिनेशन एक बार फिर से रिवाइज कर रहा हूं बच्चों, अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एन एलिमेंट इन गैसियस स्टेट इज नोन एज आयनाइजेशन एनर्जी। और इसमें यह भी जोड़ना जरूरी बच्चों कि उस इलेक्ट्रॉन को निकाल तो रहे हैं हम, लेकिन निकालने के बाद उसे अनंत तक लेके जा रहे हैं बच्चों, उसे बहुत दूर ले जा रहे हैं। तो ये होता है बच्चों आयनाइजेशन एनर्जी। अभी हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़े और इसके बारे में और पढ़े बच्चों। देखिए जितनी भी पीरियोडिक प्रॉपर्टीज मुझे आपको पढ़ानी है या आपने पढ़नी, अल्टीमेटली पहले हम उनकी डेफिनेशन पढ़ते हैं, और डेफिनेशन पढ़ने के बाद बच्चों फिर हम बात करते हैं
उनके साहब ऑर्डर के बारे में किस तरह के वेरिएशंस आते हैं। उससे पहले मैं एक छोटी सी बात और बताऊं बच्चों, देखिए आयनाइजेशन एनर्जी की का जो फार्मूला था वो हम लोगों ने पढ़ा है। वैसे अगर आपको ध्यान हो, nth ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए बच्चों 13.6 जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी लगती थी, इफ यू रिमेंबर। कंडीशनली इलेक्ट्रॉन इज रिवॉल्विंग इन nth ऑर्बिट, conditionally electron is revolving in nth orbit and atomic number of element is Z। अब बच्चों आप देख चुके हैं बोर्स एटॉमिक मॉडल, और बोर्स एटॉमिक मॉडल की हम लोग बकायदा लिमिटेशन भी देख चुके हैं भैया। लिमिटेशन ये थी कि दिस मॉडल इज एप्लीकेबल ओनली फॉर दो स्पीशीज विच आर हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन लाइक, जिनमें केवल एक ही इलेक्ट्रॉन हो, हाइड्रोजन हो, हीलियम प्लस हो, लिथियम 2 प्लस हो, सोडियम 10 प्लस हो। तो यहां बच्चों क्या होगा, एक्चुअली में एलिमेंट का एटॉमिक नंबर जेड होता है, पर चूंकि अब हम लोग बकायदा माशाल्लाह इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज देख चुके हैं, तो एक्चुअली आपको अब जेड नहीं बच्चों, आपको जेड स्टार लिखना होगा। यू विल नीड टू पुट देयर जेड स्टार। तो ये बच्चों जेड स्टार आएगा। एक बात, हम यहां पर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज लिखेंगे क्योंकि अब आपको पता है वो इलेक्ट्रॉन को जेड प्रोटॉन अपनी तरफ खींच रहे हैं, जहां यहां पर जो न्यूक्लियस पर जेड प्रोटॉन है वो उसे अपनी तरफ खींच रहे हैं, लेकिन साथ साथ में जो भीतरी कक्ष के इलेक्ट्रॉन है वो उसको रिपल भी कर रहे हैं। इसलिए कुल मिलाकर उस इलेक्ट्रॉन पर उतना अट्रैक्शन नहीं आ पा रहा जितना कि आना चाहिए था। भीतर के कक्षों के इलेक्ट्रॉन के द्वारा प्रदर्शित किया गया रिपल्शन प्रतिकर्षण कहलाता है शील्डिंग इफेक्ट या फिर स्क्रीनिंग इफेक्ट, और उसके फलस्वरूप जो इफेक्टिवली जितना न्यूक्लियस पे चार्ज आता है या जितना चार्ज उसको अट्रैक्ट करता है उसे हम बोलते हैं इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, जो हम जेड स्टार से रिप्रेजेंट करते हैं। हम देख चुके हैं बच्चों, हम लोगों ने पीरियोडिक प्रॉपर्टी में पढ़ चुके हैं हम लोग। तो अब क्या होगा बच्चों, नेचुरल सी बात है, एक बात आप समझ सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन को निकालना जितना मुश्किल, आयनाइजेशन एनर्जी उतनी ज्यादा, और इलेक्ट्रॉन को निकालना जितना आसान, आयनाइजेशन एनर्जी उतनी कम। भाई यू आर needing energy to remove electron, and if you can remove that electron easily, more amount of energy you will require, if you can remove that electron easily, less amount of energy you will require। But if you people require if the removal of electron is very difficult, यदि इलेक्ट्रॉन का रिमूवल बच्चों काफी कठिन हो, काफी डिफिकल्ट हो, तो फिर उसे निकालना भी मुश्किल होगा, मतलब आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होगी। सो वी कैन से दैट if it is easier to remove electron, then ionization energy would be small। I repeat, अगर बच्चों किसी एलिमेंट से इलेक्ट्रॉन को निकालना सरल है, आसान है, सुलभ है, तो उसकी आयनन ऊर्जा कम होगी। It will require lesser amount of energy to remove it। But if it is difficult to remove electron, then the ionization energy would be larger one। अगर बच्चों इलेक्ट्रॉन को निकालना सरल है तो आयनाइजेशन एनर्जी कम, और अगर निकालना मुश्किल है तो आयनाइजेशन एनर्जी बच्चों ज्यादा होगी। ये सारी बात अभी हम लोगों ने देखी। अब इसी पर बेस्ड हम लोग देखें बच्चों कि जब हम किसी पीरियड में राइट में जाते हैं तो आयनाइजेशन एनर्जी में क्या परिवर्तन आते हैं। अब देखिए साहब, मैं अगर बात करता हूं बच्चों लिथियम की, तो लिथियम में 3 प्रोटॉन थे, और ये लीजिए ये पिक्चर किसकी बच्चों, लिथियम की। उसके बाद में मैं बेरिलियम की बात करता हूं बच्चों, तो ये लीजिए साहब कुछ ऐसी स्टोरी बेरिलियम के केस में आएगी। उसके बाद में बच्चों मैं बात करूं बोरॉन की, तो उसमें कुछ ऐसी स्टोरी आएगी। उसके बाद में बच्चों यदि मैं बात करता हूं कार्बन की, तो कार्बन के नाभिक में बच्चों होते हैं 6 प्रोटॉन, और कुछ ऐसी बारी आएगी। आगे और भी आप बात कर सकते हैं। अभी क्या होगा बच्चों, व्हेन यू वांट टू रिमूव दिस इलेक्ट्रॉन, तो हम वापस उस कारण पर आते हैं, इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए मुझे एनर्जी क्यों लग रही है। क्योंकि हम जानते हैं साहब, इलेक्ट्रॉन पे है नेगेटिव चार्ज और न्यूक्लियस पे है पॉजिटिव चार्ज, दोनों के बीच में एक प्यार भरा आकर्षण है, और उस प्यार को मैं तोड़ना चाह रहा हूं। मैं उस प्रेम की जो आकर्षण है बच्चों उसके अगेंस्ट जाना चाह रहा हूं, तो मुझे ताकत लगाना पड़ेगी। आई वांट टू रिमूव दैट इलेक्ट्रॉन, एंड न्यूक्लियस बोलता है ना जा तो दूर ना जा। तो नेचुरल सी बात है बच्चों, न्यूक्लियस उसको बोल रहा है मेरे पास आ जा, और मैं बोल रहा हूं नहीं, तुम्हें मेरे साथ चलना पड़ेगा, मतलब मुझे एनर्जी देनी पड़ेगी।
मुझे उस अट्रैक्शन के अगेंस्ट ले जाना पड़ रहा है, तो बच्चों मुझे एनर्जी देनी पड़ेगी। और जैसे जैसे मैं राइट में जाऊंगा बच्चों, पहले 3 प्रोटॉन मेरा अपोज कर रहे थे, बाद में 4 प्रोटॉन मेरा अपोज कर रहे हैं, बाद में 5 प्रोटॉन, 6 प्रोटॉन, और जितने ज्यादा प्रोटॉन होंगे अपोजिशन उतना ज्यादा होगा, उतना ज्यादा अट्रैक्शन होगा। भाई 4 प्रोटॉन अट्रैक्ट करेंगे, लेकिन 5 प्रोटॉन स्ट्रांगली अट्रैक्ट करेंगे, 6 प्रोटॉन और स्ट्रांगली अट्रैक्ट करेंगे, 7 प्रोटॉन और स्ट्रांगली अट्रैक्ट करेंगे, और जितना ज़्यादा स्ट्रांगली वो अट्रैक्ट करेंगे उतना ज़्यादा मेरे को भी अपने आप को खपाना पड़ेगा। तो नेचुरल सी बात है बच्चों, एज आई मूव राइटवर्ड इन द पीरियड, एज आई मूव राइटवर्ड इन द पीरियड बच्चों, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इनसाइड द न्यूक्लियस आर इंक्रीजिंग, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स आर इंक्रीजिंग, मतलब पॉजिटिव चार्ज इज इंक्रीजिंग, अट्रैक्शन टूवर्ड्स दैट इलेक्ट्रॉन इज इंक्रीजिंग, एंड उस केस में बच्चों मुझे एनर्जी ज़्यादा देनी पड़ेगी। तो राइट में जाने पर बच्चों अट्रैक्शन बढ़ता जाएगा। एक बात तो यही सही, और एक और बात भी बच्चों, दूसरी एक और बात क्या है, ना केवल यहाँ 3 प्रोटॉनों ने अपोज करा, यहाँ पे 4 ने, यहाँ पे 5 पे, यहाँ पे 6 ने, बल्कि एक और बात भी है ना बच्चों कि यहाँ साइज बड़ा था, यहाँ साइज कम था, यहाँ साइज और कम था, यहाँ साइज और कम था, और साइज जितना कम होगा बच्चों अट्रैक्शन उतना ज़्यादा होगा। भाई आप लोग देख जानते हैं, 2 चार्जेस के बीच में जो फोर्स होता है, 2 चार्जेस के बीच में जो फोर्स होता है बच्चों, वो चार्जेस के प्रोडक्ट के प्रोपोर्शनल होता है, हम जानते हैं। और दूसरी बात बच्चों, वो जो फोर्स होता है दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द सेपरेशन बिटवीन बोथ द चार्जेस। इफ दीज 2 चार्जेस आर सेपरेटेड बाय डिस्टेंस r, देन फोर्स बिटवीन them would be given by this expression. Hope you people are getting that. So what does happen बच्चों, हम देखें यदि, तो यहां पर देखिए, यहां पर 3 प्रोटॉनों ने अपोज करा, यहां पर 4 नहीं, यहां पे 5 नहीं, यहां पे 6 नहीं, प्रोटॉन जो अपोज कर रहे हैं बच्चों वो बढ़ते जा रहे हैं, इसलिए मुझे ज्यादा ताकत लगाना पड़ रही है। ना केवल ये एक बात लागू हो रही है बच्चों, इसके साथ में एक और बात भी लागू हो रही है कि यहाँ साइज बड़ा था, यहाँ साइज छोटा हो गया, यहाँ साइज और छोटा हो गया, यहाँ साइज और छोटा हो गया। अगर मैं बहुत एनालिटिक किस्म का डायग्राम ही चलिए बनाता हूँ, यहाँ पर इफ आई ड्रॉ वेरी एनालिटिक काइंड ऑफ डायग्राम, सपोज यहाँ पर 3 प्रोटॉन थे और यहाँ पर साइज कुछ ऐसा था, दिस वाज लिथियम। Now I come to this beryllium which has 4 protons. Here the size is bit smaller. Here you see this. Now if I talk about this boron, then there are 5 protons and size would be even more smaller. समथिंग लाइक दिस इज ऑकरिंग बच्चों। अभी क्या हो रहा है, यहाँ पर ना केवल मेरा 3 ने, यहाँ पे 4 ने, यहाँ पे 5 ने अपोज करा, बल्कि एक और बात भी है ना बच्चों कि यहाँ जो डिस्टेंस थी वो ज़्यादा थी, यहाँ डिस्टेंस बच्चों कम हो गई, और यहाँ डिस्टेंस और भी कम हो गई। और जैसे जैसे मैं राइट में जा रहा हूँ बच्चों, वैसे वैसे डिस्टेंस कम हो रही है, और जब डिस्टेंस कम होगी बच्चों तो फोर्स बढ़ेगा, जब डिस्टेंस कम होगी तो फोर्स बढ़ेगा, और फोर्स अगर बढ़ेगा बच्चों तो मुझे उसे निकालने के लिए भी ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा। मतलब राइट में जाने पर बच्चों आयनाइजेशन एनर्जी दोनों ही कारणों से बढ़ती जाएगी। क्यों बढ़ रही है, फिर से समझिएगा बच्चों। राइट में जाने पर प्रोटॉनों ने अपोज करा, उनकी संख्या बढ़ी तो अपोजिशन बढ़ा, और प्लस साइज बढ़ गया, सॉरी साइज कम हो गया, और साइज के कम होने से वो जितना छोटा होगा बच्चों, नेचुरल सी बात है, जो प्यार करने वाले हैं वो जितने पास में होंगे उनके बीच में प्यार भी उतना ज़्यादा होगा। अब मैं अगर वो दूर होंगे तो प्यार उनके बीच में कम होगा, मुझे उनको तोड़ना, उनको जुदा जुदा करना मेरे लिए एक आसान काम हो जाएगा। तो यहाँ क्या होगा साहब, 3 प्रोटॉनों से मुझे खींचना आसान था, 4 से मुश्किल हो गया, 5 से और मुश्किल हो गया। इसलिए कुल मिलाकर जो समरी बन रही है बच्चों, वो दोनों ही कारणों से ये बन रही है कि राइट में जाने पर आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ती है। इसको दूसरी भाषा में अगर मैं कहूं बच्चों, तो सिंपल सी बात, ये जो आयनाइजेशन एनर्जी का फार्मूला है बच्चों, दिस इज 13.6 Z स्टार स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर। और एक ही पीरियड में बिलोंग करने वाले जितने भी एलिमेंट्स होते हैं उन सब में सेम नंबर ऑफ ऑर्बिट्स होते हैं। If 2 elements are belonging to the same period, then all of them have same number of orbits. जैसे सेकंड पीरियड में आने वाले जितने भी एलिमेंट्स आपको दिख रहे हैं बच्चों, इन सब में 2 ऑर्बिट्स होंगे, ये हम लोग जानते हैं। तो सब में n तो सेम है साहब, सब में जो n है बच्चों वो सेम है। अब n तो सेम हो गया, चलिए साहब बिल्कुल बेहतरीन तरीके से समझ में आ गया। लेकिन यहाँ पर एक बात है बच्चों कि जैसे जैसे मैं राइट में जा रहा हूँ वैसे वैसे Z स्टार बढ़ रहा है, आपको ध्यान हो बच्चों। अब Z स्टार बढ़ेगा तो भी क्या होगा, n तो सेम है, ये भी सेम है, लेकिन Z स्टार के बढ़ने के कारण क्या होगा,
आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ेगी। तो राइट में जाने पर बच्चों आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ेगी। तो आप दो तरीके से कह सकते हैं, या तो आप जेड स्टार से बोल दीजिए तो एक ही झटके में आपका काम हो जाता है साहब। ऑन मूविंग राइटवर्ड इन अ पीरियड नंबर ऑफ ऑर्बिट नंबर ऑफ शेल रिमेन सेम बट जेड स्टार इज इंक्रीज्ड, so ionization energy would also have to be increased, or you can say that on moving rightward in a period due to increase of number of protons inside the nucleus, attraction increases. Due to decrease in size of the atom, attraction increases, therefore ionization energy increases. So because of both of these two reasons बच्चों, on moving rightward in a period ionization energy is increased. आयनाइजेशन एनर्जी जो होती है बच्चों वो बढ़ती जाती है, ये हम लोगों ने देखा। तो अगर मैं ऑर्डर ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी बोलूं बच्चों, इफ आई टॉक अबाउट ऑर्डर ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी, तो लिथियम की कम होगी बच्चों, बेरिलियम की ज़्यादा, बोरान की और ज़्यादा, कार्बन की और ज़्यादा, नाइट्रोजन की और ज़्यादा, ऑक्सीजन की और ज़्यादा, और फ्लोरीन की तो माशाल्लाह सबसे ज़्यादा। और सॉरी, अगर मैं नोबल गैस को भी काउंट कर लूँ, एज सच मैं आपको पहले भी बोल चुका हूं कि यूजुअल लेवल पर बच्चों हम लोग यहां जब पीरियोडिक प्रॉपर्टीज के बारे में बात करते हैं तो हम लोग नोबल गैसेस के बारे में बात नहीं करते, हम लोग रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स के बारे में भी बहुत ज़्यादा बात नहीं करते। लिथियम की कम, बेरिलियम की ज़्यादा, बोरान की और ज़्यादा, नाइट्रोजन की, कार्बन की और वगैरह वगैरह बच्चों। इसी तरीके से देखा जाए तो बच्चों सोडियम की, फिर बच्चों आएगी मैग्नीशियम की, फिर बच्चों आएगी एल्यूमिनियम की, फिर बच्चों आएगी सिलिकॉन की, फिर बच्चों आएगी फास्फोरस की, फिर सल्फर की, फिर क्लोरीन की और फिर आर्गॉन की। कुछ ऐसी कहानी हमारे समक्ष आएगी बच्चों। तो ये हमारे पास में ऑर्डर ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी आ गया बच्चों, आयनन ऊर्जा का क्रम आ गया। हमने बहुत अच्छी तरह से इसको समझा। अब इस बेसिस पर मैं एक बात आपसे कहूं बच्चों, इस बेसिस पर अगर देखा जाए तो बेरिलियम की कम होगी और बोरान की ज़्यादा होगी। बेरिलियम की आयनाइजेशन एनर्जी लेस होगी लेकिन बोरान की क्या होगी बच्चों, ज़्यादा। ऐसा ही कुछ होगा। ऐसे ही मैग्नीशियम की कम होगी और एल्यूमिनियम की ज़्यादा। अरे भाई राइट में जाने पर आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ती है, क्यों बढ़ती है मैं 4-5 बार आपको इस बारे में अब बोल चुका हूँ। तो राइट में जाने पर बच्चों बढ़ रही है तो बेरिलियम की कम और बोरान की ज़्यादा, मैग्नीशियम की कम और एल्यूमिनियम की ज़्यादा, ऐसा ही कुछ होगा बच्चों। लेकिन एक बड़ी विचित्र किस्म की बात यहाँ पर हमारे सामने आती है बच्चों, बड़ी विचित्र किस्म की बात हमारे सामने ये आती है कि जो आपके पास में जो बात ये आती है बच्चों कि होना चाहिए बेरिलियम की कम और बोरान की ज़्यादा, लेकिन विचित्र किस्म की बात ये बच्चों कि बेरिलियम की ज़्यादा होती है और बोरान की कम। आई रिपीट, बेरिलियम की ज़्यादा होती है, बोरान की कम। और ऐसा क्यों होता है बच्चों, जरा समझिएगा, बहुत ध्यान दीजिएगा, बड़ा काम की बात है। ये बेरिलियम जिसका एटॉमिक नंबर होता है 4, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बच्चों 1s2 2s2। अभी मैं बात करूं बच्चों बोरान की एटॉमिक नंबर 5, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p1। अब बच्चों अगर मैं 1s2 2s2 के बारे में बात करूं तो ये लीजिए साहब, ये 1s है और ये 2s है। ये लीजिए, ये 1s और ये 2s। और जब बच्चों में बात करता हूं बोरान की तो दिस इज 1s, दिस इज 1s, फिर दिस इज 2s एंड नाउ दिस इज 2p। ये लीजिए बच्चों, ये 2s है, ये 2p है और ये 1s है। ऐसा कुछ है बच्चों। अब हमारे हिसाब से तो सर बेरिलियम में 4 प्रोटॉन मेरा अपोज कर रहे थे, सर बोरान में 5 प्रोटॉन्स मेरा अपोज कर रहे थे। बहुत खूब, बेरिलियम में 4 प्रोटॉन्स मेरा अपोज कर रहे थे, बोरान में 5, तो 5 प्रोटॉनों का अपोजिशन ज़्यादा होगा, बिल्कुल लाजमी है। सर बेरिलियम का साइज बड़ा था, बोरान का साइज छोटा था, इसलिए भी बोरान से निकालना मुश्किल था। तो दोनों ही कारणों से बोरान में से इलेक्ट्रॉन निकालना डिफिकल्ट होना चाहिए था। या फिर मैं अगर इस बेसिस पे भी बोलूं तो दोनों में नंबर ऑफ ऑर्बिट सेम है, लेकिन जेड स्टार बोरान का ज़्यादा है इसलिए बोरान से निकालना मुश्किल था। तो मन तो यही कह रहा है कि साहब बेरिलियम से आसान होगा और बोरान से मुश्किल। लेकिन क्या होता है बच्चों, जरा गौर कीजिए। एक्चुअली बेरिलियम की आयनाइजेशन एनर्जी बच्चों बोरान से ज़्यादा होती है, उसके पीछे एक नहीं 2 कारण है। कौन से कारण है? पहला कारण ये बच्चों, जो आप बेरिलियम से इलेक्ट्रॉन निकालते हो वो 2s से निकालते हो और बोरान से जो इलेक्ट्रॉन निकालते हो बच्चों वो 2p से निकालते हो। और एक्चुअली में क्या होता है बच्चों, ये न्यूक्लियस है, जो 2s होता है वो नाभिक के पास होता है और जो 2p होता है बच्चों वो नाभिक से दूर होता है।
गौर कीजिएगा, 2s इज क्लोजर टू द न्यूक्लियस इन कंपैरिजन ऑफ 2p। आई रिपीट, 2s नाभिक के पास और 2p नाभिक के दूर है बच्चों, तो 2s से इलेक्ट्रॉन को निकालना मुश्किल, जो पास में है उससे निकालना मुश्किल, और जो दूर है उससे आसान। तो बच्चों इसी कारण से क्या होता है, इससे निकालना मुश्किल होता है और इससे निकालना आसान, और यही कारण है बच्चों कि इस कारणवश बेरिलियम की ज्यादा होती है और बोरान की कम। बेरिलियम की ज्यादा होती है, मतलब ये आपको नहीं मिलेगा। आपको मिलेगा बच्चों बेरिलियम की ज्यादा, बोरान की कम। आई रिपीट, बेरिलियम में इलेक्ट्रॉन आप निकाल रहे हो 2s से, बोरान में निकाल रहे हो 2p से। 2p इज फार्दर फ्रॉम न्यूक्लियस इन कंपैरिजन ऑफ 2s। सो 2s से निकालना मुश्किल था बच्चों, लेकिन 2p से निकालना आसान था, एक बात। और दूसरी बात ये भी बच्चों की ये जो आप कॉन्फ़िगरेशन देख रहे हैं बेरिलियम का, ये जो कॉन्फ़िगरेशन आप देख रहे हैं बच्चों बेरिलियम का, ये कॉन्फ़िगरेशन जो है बच्चों ये स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है, ये एक स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है, एज यू कैन सी ये स्टेबल है, जबकि ये इतना स्टेबल नहीं है। हम लोग जानते हैं बच्चों, अगर सेम एनर्जी के ऑर्बिटल या तो सारे के सारे हाफ फील्ड हो या सारे के सारे फुल्ली फील्ड हो तो कॉन्फ़िगरेशन स्टेबल होता है। अब यहाँ एक तो हाफ फील्ड है लेकिन बाकी दो खाली पड़े हैं। ये जो होते हैं बच्चों इन्हें आप डीजनरेट ऑर्बिटल कहते हो, ये तो आप जानते हो। तो ये जो है बच्चों ये भरा हुआ है लेकिन ये दोनों खाली पड़े हुए हैं। तो दिस कॉन्फ़िगरेशन इज नॉट दैट मच स्टेबल विच एक्चुअली बेरिलियम इज। दिस कॉन्फ़िगरेशन इज स्टेबल, ये स्टेबल है बच्चों, जबकि ये जो कॉन्फ़िगरेशन आप देख रहे हैं बच्चों दिस इज एन अनस्टेबल वन। एंड बिकॉज ऑफ दिस रीजन अगेन द आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ बेरिलियम इज लार्जर देन दैट ऑफ बोरॉन। बेरिलियम की आयनाइजेशन एनर्जी बच्चों बोरान से ज्यादा होती है। इसके पीछे दो कारण हैं। एक कारण बच्चों यहाँ 2s, बेरिलियम में आप इलेक्ट्रॉन निकालते हैं 2s से, जो कि डिफिकल्ट होगा, जो कि नाभिक के पास है, और बोरान में आसान होगा बच्चों चूंकि वो नाभिक से दूर है, एक बात। और दूसरी बात, अगर बच्चों मैं बेरिलियम से इलेक्ट्रॉन निकालता हूं तो वो एक स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन था, जबकि ये अनस्टेबल था, और स्टेबल को तोड़ना डिफिकल्ट होता है और अनस्टेबल को तोड़ना माशाल्लाह आसान होता है। इन दोनों ही कारणों से बच्चों बेरिलियम की ज़्यादा होती है और बोरान की कम। ये तो बच्चों ये कारण है। और बात सिर्फ बेरिलियम या बोरान तक की ही नहीं है बच्चों, बात बेरिलियम या बोरान की ही नहीं है बच्चों, बात पूरे इसी तरह से ऐसा ही कुछ होना क्या चाहिए था, मैग्नीशियम की कम और एल्यूमिनियम की ज़्यादा, मैग्नीशियम की कम और एल्यूमिनियम की ज़्यादा, पर ऐसा नहीं हुआ। एक्चुअली में बच्चों मैग्नीशियम की ज़्यादा मिली, एल्यूमिनियम की कम। कारण बच्चों सिंपल सा है, मैं बताऊं एज सच। अगर मैं पूरे सेकंड ए ग्रुप की बात करूं बच्चों, ये सेकंड ए ग्रुप और ये बच्चों थर्ड ए ग्रुप। अब सेकंड ए ग्रुप जो होता है बच्चों उसमें कौन आता है, बेरिलियम आता है, मैग्नीशियम आता है, कैल्शियम आता है, स्ट्रांशियम आता है, अब बेरियम आता है, और उसके नीचे रेडियम भी आता है। अभी मैं उसको नहीं लिखता, ये लीजिए। और यहाँ पर कौन आएगा बच्चों, यहाँ पर आएगा बोरान, यहाँ पर आएगा एल्यूमिनियम, बोरान, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थेलियम वगैरह वगैरह। अब एक्चुअली में क्या होता है बच्चों, यदि मैं इस सेकंड ए ग्रुप की बात करूं, इफ आई टॉक अबाउट दिस सेकंड ए ग्रुप, तो सेकंड ए ग्रुप में क्या होता है बच्चों, सेकंड ए ग्रुप का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है NS2, और इसका होता है बच्चों NS2 NP1। यू नो दैट second group के जितने भी elements, all of them have two electrons in the outermost shell, while if I talk about the third group, all of them will have exactly 3 electrons in the outermost shell. So here the configuration you will find is a stable one, while in this condition it will be unstable one. And secondly, we know that s orbital is having more penetration effect towards the nucleus in comparison of p orbital, because we know that s orbital is closer to the nucleus in comparison of p orbital. Here this is the nucleus, and this is an s orbital, and this is the np orbital. ns is more strongly attracted towards the nucleus, and as is more strongly attracted towards the nucleus, you can say that ns orbital has more penetration effect than np. So this would be a stable one, this would be an unstable one, and it is why here the removal of electron is easy, while in case of ns I'll need to apply more, you can say, force or energy. और बच्चों ये स्टेबल भी है, ये अनस्टेबल भी है। भाई ये स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है और ये अनस्टेबल है। भाई वही घिसी पिटी सी बात है कि ये लीजिए साहब कुछ ऐसा, और यहाँ अगर देखा जाए बच्चों तो कुछ ऐसा। इसको तोड़ना मुश्किल होगा, उसको तोड़ना आसान होगा बच्चों। इस कारण से अगर देखा जाए तो नियम तो ये कह रहा था, मन तो मेरा ये कह रहा था कि साहब पूरे सेकेंड ए ग्रुप की कम होगी और पूरे थर्ड ए ग्रुप की ज़्यादा होगी।
पूरे सेकेंड ए ग्रुप की कम होगी, पूरे थर्ड ए ग्रुप की ज्यादा होगी। लेकिन फिर वही बात, पूरे सेकेंड ए ग्रुप की ज्यादा मिलती है और पूरे थर्ड ए ग्रुप की भैया कम मिलती है। पूरे सेकेंड ए ग्रुप की ज्यादा मिलती है और पूरे थर्ड ए ग्रुप की बच्चों कम मिलती है। एक बात, ये जो भी कुछ मैंने आपके समक्ष लिखा बच्चों, मैं इस समय साइड में हट गया हूं, मैं आप कॉपी कर लीजिएगा। अच्छी तरीके से समझ चुके होंगे मेरे ख्याल से। मैंने बहुत प्यार से आपको समझाने का प्रयास किया। अब कितना सफल हुआ हूं ये आपकी बुद्धिमत्ता पर भी निर्भर करता है। मैं आगे बढ़ रहा हूं बच्चों और आपको बता रहा हूं। अब आपने देखा राइट में जाने पर बढ़ती है, राइट में जाने पर बढ़ती है साहब, तो ऑक्सीजन की ज्यादा होगी और नाइट्रोजन की कम। ऐसा ही कुछ होगा, ऑक्सीजन की ज्यादा होगी बच्चों, नाइट्रोजन की कम होगी, एग्जैक्टली कम होगी। लेकिन बच्चों यहां पर भी आपको ऐसा नहीं मिल पाता, यहां पर भी आपको ऐसा नहीं मिल पाता बच्चों। उसके पीछे क्या रीजन है, वो रीजन मैं आपको बताता हूं। होना तो यही चाहिए था साहब, नाइट्रोजन में 5 प्रोटॉन मुझे अपोज कर रहे थे और ऑक्सीजन में 6 प्रोटॉन अपोज कर रहे थे। नेचुरल सी बात है बच्चों, 6 प्रोटॉनों का अपोजिशन 5 से ज्यादा होगा। सेकेंडली, नाइट्रोजन का साइज बड़ा था, ऑक्सीजन का साइज छोटा था। बड़े से निकालना आसान है, स्मॉलर से निकालना डिफिकल्ट है। ऐसा ही है। लेकिन हुआ क्या साहब, जरा बजा फरमाइएगा। दिस इज नाइट्रोजन whose electronic configuration is 1s2 2s2 2p3. Here if I talk about oxygen, then its electronic configuration is 1s2 2s2 2p4. Here you see this 2p3, this is 2p3. Let us see, this is 2p3, and if I talk about 2p4, then you will find something like this. ये लीजिए साहब, आप ऐसा कुछ पाएंगे बच्चों। अभी क्या हो रहा है, अभी क्या हो रहा है, चलिए जरा इस बारे में हम लोग बात करें बच्चों। यदि आप देखें तो ये जो कॉन्फ़िगरेशन है एज सच निकालना तो आपको 2p से ही है। भले आप नाइट्रोजन की बात करें, भले आप ऑक्सीजन की बात करें, दोनों ही स्थिति या परिस्थिति में बच्चों इलेक्ट्रॉन हैज टू बी रिमूव फ्रॉम 2p। भाई पिछली बार तो चलो ये था कि एक में 2s से निकाल रहे थे, दूसरे में 2p से निकाल रहे थे। 2s पास में था, 2p दूर था, मुश्किल था, ऐसा कुछ था। लेकिन यहां तो दोनों ही केसेस में आप 2p से इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हैं। पर दूसरी बात यहां पर ये बच्चों, जो आप नाइट्रोजन का कॉन्फ़िगरेशन देख रहे हैं बच्चों, वो स्टेबल है। बिकॉज इफ ऑल द डीजेनरेट ऑर्बिटल्स आर आइदर हाफ फिल्ड और फुल्ली फिल्ड, द कॉन्फ़िगरेशन इज हाईली स्टेबल वन. We have seen that. So this would be the stable configuration, but if you talk about this particular thing, but this would be an unstable one. It is why we can make a conclusion that the removal of electron in case of nitrogen would be difficult in comparison of electron removal from oxygen. You want to break this stable configuration which require more efforts in comparison of this unstable configuration break. So ultimately bachcho, the thing is not constrained, is not limited to the removal of electron from nitrogen and oxygen only bachcho. The very similar kind of observation you will find in case of phosphorus and sulfur. And ultimately, as a concluded thing, as a common thing, as a very generalized thing, I could say that if I talk about the whole 5th A group, nitrogen, phosphorus, arsenic, antimony, bismuth, and if I talk about the 6th A group, which is containing these elements, selenium, tellurium, polonium. All of these electrons have 5 electrons. All of these elements have 5 electrons in the outermost shell, while these elements have 6 electrons in the outermost shell. Naturally, the electronic configuration is ns2np3, and here the configuration is ns2np4. So naturally, this is a stable configuration. np3 means something like this, and np4 means something like this. Obviously, बच्चों, इस केस में आपको एनर्जी ज्यादा देनी पड़ेगी बिकॉज दिस इज अ स्टेबल वन. दिस इज द स्टेबल वन while दिस इज एन अनस्टेबल वन. सो बच्चों पूरे 6th ए ग्रुप की पूरे 5th ए ग्रुप से कम होती है. 6th ए ग्रुप की बच्चों 5th ए ग्रुप से कम होती है. इसी तरह से 2nd ए ग्रुप की भी 3rd ए ग्रुप से ज्यादा थी बच्चों. तो कुल मिलाकर क्या होगा बच्चों, हम थोड़ा सा देखें यहाँ पर. तो होना क्या चाहिए था बच्चों, होना चाहिए था 1st ए ग्रुप की कम, फिर 2nd ए ग्रुप की, फिर नेचुरली बच्चों 3rd ए ग्रुप की, फिर बच्चों 4th ए ग्रुप की, फिर बच्चों 5th ए ग्रुप की, फिर बच्चों 6th ए ग्रुप की, और फिर बच्चों 7th ए ग्रुप की. और नेचुरली बात है बच्चों 8th ए ग्रुप की बात करूं, नोबल गैस फैमिली की बात करूं तो उनकी तो और भी ज्यादा होगी.
ऐसी कुछ कहानी मिलेगी बच्चों। लेकिन ये सारी कहानी हमको नहीं मिलती, और हमें क्या मिलती है बच्चों? ऑफ कोर्स फर्स्ट ए ग्रुप की कम, फिर बच्चों थर्ड ए ग्रुप की ज़्यादा होती है, फिर सेकेंड ए ग्रुप की, फिर बच्चों फोर्थ ए ग्रुप की, फिर बच्चों होना चाहिए थी फिफ्थ ए ग्रुप की ज़्यादा, और उससे ज़्यादा सिक्स्थ ए ग्रुप की। लेकिन 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 क्या हुआ बच्चों? सिक्स्थ ए ग्रुप की कम, फिर फिफ्थ ए ग्रुप की उससे ज़्यादा, और फिर सेवन्थ ए ग्रुप की बच्चों, और एट्थ ए ग्रुप की तो माशा अल्लाह सबसे ज़्यादा। ये ऑर्डर मिलता बच्चों। मतलब कुल मिलाकर देखा जाए तो लिथियम, फिर बोरॉन, फिर बेरिलियम, फिर कार्बन, फिर ऑक्सीजन, फिर नाइट्रोजन, फिर फ्लोरीन, और फिर कौन? नियॉन। ऐसी कुछ ऑर्डर हमको मिलेगी भैया। मेरे ख्याल से आपको समझ में आया होगा। और इसी तरीके से बच्चों यदि मैं बात करता हूँ सोडियम की, फिर मैं बात करता हूँ एल्यूमिनियम की, फिर मैं बात करता हूँ मैग्नीशियम की, फिर मैं बात करता हूँ बच्चों सिलिकॉन की, और उसके बाद में सल्फर, फिर फास्फोरस, फिर क्लोरीन, और फिर बच्चों आर्गन। मतलब एक बात तो मैं तयशुदा कह सकता हूं बच्चों। क्या तयशुदा कह सकता हूं? कि किसी भी पीरियड की बात करूं बच्चों में, किसी भी पीरियड की मैं बात करूं बच्चों, अल्कली मेटल्स जो होंगी, जो क्षारीय धातुएं होंगी बच्चों, उनकी जो आयनाइजेशन एनर्जी होगी, आयनाइजेशन पोटेंशियल होगा, बाइंडिंग एनर्जी होगी, आयनाइजेशन एंथैल्पी होगी बच्चों, वो लीस्ट होगी। और जहाँ तक बात है बच्चों नोबल गैसेस की, नोबल गैसेस की आयनाइजेशन एंथैल्पी जो होती है बच्चों, वो उनके पूरे पीरियड में लार्जेस्ट होती है, अधिकतम होती है। अल्कली मेटल की उनके पूरे पीरियड में क्या होगी बच्चों? सबसे कम। अल्कली मेटल का अभी आपने देखा था बच्चों थोड़ी देर पहले, अल्कली मेटल का साइज सबसे छोटा, सॉरी सबसे बड़ा होता है, और हेलोजन का साइज सबसे छोटा होता है। हालांकि फिर उसमें फिर वही बात होगी बच्चों, नोबल गैसेस लेंगे तो फिर उनकी कोवेलेंट रेडियस नहीं लेंगे, फिर उनकी आप वैन डेर वाल्स रेडियस लेंगे, तो फिर वो बात अलग हो गई। आई एम कंप्लीटली कंसर्न अबाउट द कोवेलेंट रेडियस। तो अल्कली मेटल्स वुड बी द लार्जेस्ट इन देयर पीरियड एंड हेलोजन्स आर ऑफ द स्मॉलेस्ट पीरियड, स्मॉलेस्ट साइज। तो यहाँ बच्चों हम देख रहे हैं कि अल्कली मेटल की सबसे कम है, और नोबल गैसेस के बच्चों सबसे ज़्यादा है। एक बात तो ये तो बच्चों किसी पीरियड में राइट में जाने पर किस प्रकार का वेरिएशन हुआ, इस बारे में हमने बात करी। अब बारी आती है बच्चों हमको ग्रुप की बात करनी है। वी नीड टू टॉक अबाउट ग्रुप। हम ग्रुप के बारे में अगर बात करते हैं बच्चों, तो देखिए जब हम कभी किसी ग्रुप में नीचे जाते हैं तो क्या हुआ। जैसे मैं लिथियम की बात करता हूँ बच्चों, ये 3 प्रोटॉन थे, ये लीजिए। अभी मैं इसके नीचे आता हूँ बच्चों, देयर सोडियम, उसमें कुछ ऐसी कहानी आएगी, ये लीजिए। उसके बाद में बच्चों फिर पोटेशियम की बारी आएगी बच्चों, उसमें कुछ ऐसी बारी आएगी, ये लीजिए। और फिर बच्चों उसके बाद 37 प्रोटॉन्स, 1 2 3 4। भाई ये लिथियम है, ये सोडियम है, ये पोटेशियम है, और ये क्या है बच्चों? रुबिडियम। ऐसा ही कुछ कुछ होता है। अभी बच्चों जब मैं इलेक्ट्रॉन को निकालने जाऊंगा तो लिथियम के केस में 3 प्रोटॉन मेरा अपोज कर रहे हैं, सोडियम के केस में बच्चों मेरा 11 प्रोटॉन अपोज कर रहे हैं, यहाँ 19 प्रोटॉन अपोज कर रहे हैं, यहाँ 37 प्रोटॉन अपोज कर रहे हैं। तो नीचे जाने पर बच्चों न्यूक्लियस में प्रोटॉनों की संख्या बढ़ रही है, जिससे न्यूक्लियस पे चार्ज बढ़ रहा है, जिससे अपोजिशन बढ़ रहा है, और अपोजिशन अगर बढ़ेगा बच्चों तो लाजमी है आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ेगी। ऑन डिसेंडिंग डाउन द ग्रुप, आई रिपीट, number of protons inside the nucleus are increasing. Positive charge in the nucleus is increasing. Attraction to the external electron is increasing. External मतलब outermost electron, sorry. outermost electron के लिए attraction बढ़ रहा है बच्चों, तो ionization energy बढ़ेगी। लेकिन दूसरी बात ये भी बच्चों कि यहाँ साइज कम था तो यहाँ attraction ज़्यादा था, यहाँ साइज बढ़ गया तो यहाँ attraction कम हो गया, यहाँ साइज और बढ़ गया तो अट्रैक्शन और कम हो गया, साइज बढ़ गया तो अट्रैक्शन और कम हो गया। और अगर अट्रैक्शन कम होते जाएगा भैया तो मेरे के इलेक्ट्रॉन को निकालना भी मेरे लिए आसान होते जाएगा। आई विल रिक्वायर टू प्रोवाइड लेसर एनर्जी। सो फिर वही बात होगी बच्चों, जैसे मैंने आपसे कहा था कि यहाँ बार बार सिक्के के 2 पहलू आएंगे। तो एक पहलू कहता है साहब कि जैसे जैसे न्यूक्लियस में आप नीचे जा रहे हैं वैसे वैसे प्रोटॉनों की संख्या बढ़ रही है। जैसे जैसे आप न्यूक्लियस में नीचे जा रहे हैं बच्चों वैसे वैसे प्रोटॉनों की संख्या बढ़ रही है। प्रोटॉनों की संख्या बढ़ेगी तो अट्रैक्शन बढ़ेगा, मतलब मेरे लिए अपोजिशन बढ़ेगा, तो आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ेगी। और साइज बढ़ने के कारण बच्चों अट्रैक्शन कम होगा, मतलब मेरे लिए अपोजिशन कम होगा, मतलब आयनाइजेशन एनर्जी कम होगी। ऐसा कुछ होगा बच्चों।
तो दोनों बातें विपरीत बातें कर रही है बच्चों, लेकिन कुल मिलाकर जो समरी बनकर आती है बच्चों, फिर वही बात आती है जैसा हमने थोड़ी देर पहले एटॉमिक रेडियस में पढ़ा था बच्चों की साइज का इफेक्ट ऑन मूविंग डाउनवर्ड द ग्रुप। साइज का जो इफेक्ट होता है बच्चों वो आयनाइजेशन एनर्जी, और सॉरी साइज का जो इफेक्ट होता है बच्चों वो न्यूक्लियस के प्रोटॉनों के इफेक्ट से ज्यादा होता है। न्यूक्लियस के प्रोटॉन नीचे जाने पर बढ़ रहे हैं, अट्रैक्शन बढ़ रहा है, अपोजिशन बढ़ रहा है, आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ रही है। और साइज के बढ़ने से अट्रैक्शन कम हो रहा है, अपोजिशन कम हो रहा है, आयनाइजेशन एनर्जी कम हो रही है। तो इन दो रीजन से अगर देखा जाए बच्चों तो न्यूक्लियस का इफेक्ट बोलता है बढ़ेगी, साइज का इफेक्ट बोलता है कम होगी, और समरी बनकर ये आई बच्चों इन दोनों का जो डोमिनेटिंग है बच्चों वो साइज का इफेक्ट है। इसलिए कुल मिलाकर नीचे जाने पर बच्चों आयनाइजेशन एनर्जी कम होती जाती है। नीचे जाने पर बच्चों आयनाइजेशन एनर्जी कम होती है, न्यूक्लियस के कारण बढ़ेगी, साइज के कारण कम होगी, और जो सेकंड वाला इफेक्ट है बच्चों वो पहले वाले इफेक्ट से ज्यादा इफेक्टिव, डोमिनेटिंग, प्रभावी, शक्तिशाली होता है। इसलिए कुल मिलाकर नीचे जाने पर बच्चों आयनाइजेशन एनर्जी कम होती जाती है। आप इसको यूं समझ लीजिए, या फिर बच्चों इतना लॉलीपॉप सा फार्मूला है हमारे पास आयनाइजेशन एनर्जी का 13.6 जेड स्टार स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर EV। आप एक बात जानते हैं बच्चों की जैसे जैसे मैं ग्रुप में नीचे आता हूं वैसे वैसे जेड स्टार अप्रोक्सीमेटली कांस्टेंट रहता है। हमने देखा था बच्चों की लिथियम का 1.3 था, बाद में जितने भी आए सबका 2.2 था। ये तो मैंने एक फर्स्ट ए फैमिली की बात करी है, अल्केली मेटल की फैमिली की बात करी है। अदरवाइज अगर मैं अल्केली मेटल की फैमिली के अलावा बच्चों किसी और फैमिली के बारे में भी बात करूँ ना तो वैसा ही मिलने का है मेरे को कि नीचे जाने पर अप्रोक्सीमेटली जेड स्टार सेम रहता है। अब ये सेम है, लेकिन जैसे जैसे भैया मैं थल्ले जा रहा हूँ, मैं जैसे जैसे नीचे जाता हूँ वैसे वैसे एन बढ़ता है, और एन बढ़ेगा तो डिनोमिनेटर बढ़ेगा, और डिनोमिनेटर बढ़ेगा तो आउटकम कम हो जाएगा। सो कुल मिलाकर बच्चों मैं जैसे जैसे फैमिली में नीचे जाता हूं वैसे वैसे आयनाइजेशन एनर्जी कम होती जाती है। तो नीचे जाने पर बच्चों आयनन ऊर्जा में कमी आती है, जबकि राइट में जाने पर बढ़ती है। कारण मेरे ख्याल से आपको समझ में आया होगा क्यों हुआ ऐसा बच्चों। फिर बोल रहा हूं जेड स्टार वही का वही है, लेकिन एन बढ़ रहा है और डिनोमिनेटर बढ़ेगा बच्चों, तो आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू में क्या आएगा, आयनाइजेशन एनर्जी बच्चों कम होती जाएगी। तो ये हम लोगों ने देखा बच्चों। तो उस आधार पर अगर मैं कहूं तो उस आधार पर क्या होगा बच्चों, उस आधार पर लिथियम की आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होगी, सोडियम की कम होगी, अब पोटेशियम की और कम होगी, रुबेडियम की और कम होगी, सीजियम की और भी कम होगी, और फ्रांशियम की तो भैया और भी कम होगी। ऐसा ही कुछ होगा। और इसी तरीके से बच्चों यदि मैं बात करता हूं बेरिलियम की, उसके बाद में मैं बात करता हूं भैया मैग्नीशियम की, तो ये लीजिए बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रांशियम, बेरियम, रेडियम, ऐसा ही कुछ होगा बच्चों, ऐसा ही कुछ होगा। ये ऑर्डर आपको मिलेगा बच्चों। एक्चुअली में अगर देखा जाए तो देखिए हम जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, रेडियम तो माशाअल्लाह सबसे पहला रेडियो एक्टिव एलिमेंट है। रेडियम से तो नाम पड़ा पूरा रेडियो एक्टिविटी। रेडियो एक्टिविटी जो है बच्चों फिजिक्स की एक बहुत बड़ी सी ब्रांच जो है वो दैट ब्रांच ऑफ फिजिक्स हैज बीन डिराइव्ड फ्रॉम दिस पर्टिकुलर एलिमेंट रेडियम। तो इनके बारे में हम लोग बच्चों वैसे बेसिकली बात नहीं करते हैं, पर अगर कर ली जाए तो क्या विचित्र बात आपके समक्ष आएगी, मैं आपको वो बताता हूं। गौर कीजिएगा बच्चों, पहली बात तो ये कि हाँ हमने नीचे जाने पर देखा साहब की कम होती जा रही है। कारण हमने देखा बच्चों के नीचे जाने पर ऑफ कोर्स न्यूक्लियस का चार्ज बढ़ता है, लेकिन दूसरी भाषा में बच्चों यहाँ पर एक बात है कि साइज बढ़ता है, और साइज के बढ़ने के कारण अट्रैक्शन कम होता जाता है। या फिर जेड स्टार तो वही है लेकिन एन बढ़ रहा है, इसलिए जो आयनाइजेशन एनर्जी बच्चों वो कम हो रही है। तो ऐसा कुछ आपको ऑर्डर मिलेगा। लेकिन बच्चों यहाँ पर भी एक विचित्र बात हमारे सामने आती है कि होना तो ये चाहिए था कि साहब सीजियम की ज़्यादा और फ्रांशियम की कम, सीजियम की ज़्यादा और फ्रांशियम की कम, लेकिन नहीं होता बच्चों। एक्चुअली मैं आपको बताऊं, अब फ्रांशियम की ज़्यादा होती है और सीजियम की बच्चों कम। इसी तरीके से बच्चों रेडियम की ज़्यादा होती है और बेरियम की कम। उल्टा होता है बच्चों, यहाँ पर ये खोपड़ी लगाने वाली बात है। यहाँ बच्चों ऐसा हो रहा है कि सीजियम की कम होना चाहिए थी, सीजियम की ज़्यादा होना चाहिए थी, फ्रांशियम की कम, लेकिन हुआ ऐसा नहीं बच्चों, हुआ कुछ ऐसा। उसके पीछे रीज़न क्या है मैं आपको बताता हूँ। देखिए हम जानते हैं इनर ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन आउटर ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉनों पर धक्का मारते हैं,
मारते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं, शील्डिंग इफेक्ट, स्क्रीनिंग इफेक्ट। और आपने देखा बच्चों शील्डिंग इफेक्ट देखा आपने कि एस की शील्डिंग ज्यादा होती है, पी की कम, डी की और भी कम और एफ की और भी कम। भाई एस का पेनेट्रेशन इफेक्ट ज्यादा होता है, पी का पेनेट्रेशन इफेक्ट कम होता है, और डी का पेनेट्रेशन इफेक्ट और भी कम होता है, और एफ का पेनेट्रेशन इफेक्ट भैया और भी कम होता है। तो क्या होता है बच्चों, फ्रांशियम या रेडियम में जो पेनेट्रेशन जो आपके स्क्रीनिंग होती है बच्चों, वो एफ ऑर्बिटल के कारण होती है। भाई एफ फ्रांशियम में अगर देखा जाए तो ये जो भी आउटर मोस्ट ऑर्बिट है, जैसे 2 3 4 5 6 7, तो ये जो 7s में होते हैं बच्चों इलेक्ट्रॉन, इन 7s को जो अंदर के एफ ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन जो धक्का मारते हैं बच्चों, आपको पता है एफ की शील्डिंग पावर सबसे कम होती है, एफ सबसे कम शील्डिंग कर पाता है। इसलिए क्या होता है बच्चों, इनमें शील्डिंग जितनी होना चाहिए थी उतनी शील्डिंग नहीं हो पाती। इसलिए अगर देखिए शील्डिंग ज्यादा रहेगी तो नेचुरल सी बात है इलेक्ट्रॉन को निकालना आपके लिए सरल रहेगा। अगर शील्डिंग ज्यादा है तो इलेक्ट्रॉन को निकालना आसान है। क्यों भाई, देखिए ये इलेक्ट्रॉन है, अब इस इलेक्ट्रॉन पर अगर ये इलेक्ट्रॉन धक्का मार रहे हैं, इसी को बोलते हैं ना शील्डिंग। भाई किसी भी इलेक्ट्रॉन पर इनर ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन जो बाहर की तरफ धक्का मारते हैं उसे को हम बोलते हैं शील्डिंग। अब नेचुरल सी बात है बच्चों, अगर ये इलेक्ट्रॉन काफी ताकत से इसको बाहर की तरफ धक्का मार रहे हैं तो इस इलेक्ट्रॉन को निकालना तो आपके लिए आसान हो गया। भाई पहले से ही वहां से एक अच्छा ऑफर मिल रहा है कि भैया तू बाहर जा बाहर जा, अंदर वाले इलेक्ट्रॉन इसको बोल रहे हैं बाहर जाइए, तो मेरे लिए तो काम आसान है कि वहां अंदर सपोर्ट करने वाले बैठे हैं मेरे लिए, तो खट से मैं बाहर निकाल दूंगा। तो नेचुरल सी बात है बच्चों, इनका शील्डिंग जितना ज्यादा होगा इलेक्ट्रॉन का रिमूवल मेरे लिए उतना ही डिफिकल्ट, उतना ही आसान होगा। तो क्या होता है बच्चों, जो फ्रांशियम है या जो रेडियम है बच्चों, इनमें जो शील्डिंग होती है बच्चों वो एफ ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉनों के कारण होती है, और एफ ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन उतने अच्छे से शील्डिंग नहीं कर पाते जितने से डी के या जितने से पी के या एस के। इस कारण से क्या होता है बच्चों, यहाँ उतनी शील्डिंग ऑफर नहीं हो पाती, इसलिए उतनी सरलता या उतनी सहजता या उतनी सुलभता से मैं इलेक्ट्रॉन को बाहर नहीं निकाल पाता, और इस कारण बच्चों जो ऑर्डर मिलता है वो कुछ ऐसा मिलता है। ये एक बात है बच्चों। और ये ऐसा, हालांकि फ्रांशियम रेडियम के बारे में बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हमको देने की जरूरत नहीं पड़ती क्योंकि वो रेडियो एक्टिव है, हमको पता है। बट फिर भी अगर हम हमारे ज्ञान के सागर में अगर गोते लगाना चाहें बच्चों, तो फिर मैंने आपको एक छोटी सी बात बताई है। अब इसके अलावा एक और बात बताता हूं बच्चों, मैं पहले भी आपको कहता आया हूं कि हम लोग जो बेसिकली एम्फेसाइज करते हैं बच्चों, व्हेन वी पीपल आर टॉकिंग अबाउट पीरियोडिक प्रॉपर्टीज, देन वी आर कंप्लीटली कंसर्न्ड अबाउट एस ब्लॉक एंड पी ब्लॉक एलिमेंट। बट इफ वी टेक डी ब्लॉक एलिमेंट्स इनटू अवर नॉलेज, तो बच्चों फिर आपको कुछ अलग बातें मिल सकती हैं। आपको बच्चों उस केस में जो है कुछ अलग बातें मिल सकती हैं। कैसे मिल सकती हैं मैं आपको बताता हूं। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे बच्चों, अगर डी ब्लॉक के एलिमेंट्स के बारे में बात करूं तो एटॉमिक नंबर 73 से लेकर तो 82 तक के जो एलिमेंट्स है बच्चों, जैसे 73 से लेकर तो कहां तक के 82, ये जो होंगे बच्चों, दीज आर ट्रांजिशन एलिमेंट्स या एफ ब्लॉक एलिमेंट्स है, लेंथेनाइड एलिमेंट्स हैं बच्चों। ये आपको ध्यान हो, 72 के बाद में बच्चों लेंथेनाइड्स आते थे, आपको ध्यान हो, 73 74 वगैरह वगैरह ऐसा कुछ कुछ करके आते थे। तो ये लेंथेनाइड्स है बच्चों, ये लेंथेनाइड्स है। तो ये जो एलिमेंट्स होते हैं बच्चों, इनकी जो आयनाइजेशन एनर्जी होती है, कायदे से क्या होना चाहिए, कायदे से बच्चों अगर हम ऊपर से नीचे आ रहे हैं तो इनकी आयनाइजेशन एनर्जी इनके ऊपर वालों से कम होना चाहिए। भाई 73 से ऊपर कौन होगा, इसमें से 32 कम करें तो 41 होगा, 41 होगा बच्चों। फिर यहाँ पर 74 लेंगे तो उससे ऊपर कौन होगा बच्चों, 32 कम करें तो 42, ये लीजिए। भाई ऐसा ही कुछ मिलता है मेरे ख्याल से, इफ आई एम करेक्ट, यस आई एम करेक्ट, ऐसी ही कुछ कहानी मिलती है बच्चों। तो यहाँ क्या होता है बच्चों, होना तो कायदे से ये चाहिए था कि ये जो एलिमेंट्स है बच्चों, इनकी आयनाइजेशन एनर्जी इनसे कम होनी चाहिए थी, इनसे कम होना चाहिए थी। भाई डाउनवर्ड जाने पर आयनाइजेशन एनर्जी कम होती है भाई, ऐसा ही कुछ होता है। भाई जब आप नीचे जाते हैं ना तो आयनाइजेशन एनर्जी में कमी आती है, हम जानते हैं इस बात को। लेकिन भैया ऐसा है कि आप जब यहाँ से यहाँ आओगे ना तो आयनाइजेशन एनर्जी कम नहीं होगी, आयनाइजेशन एनर्जी बच्चों यहाँ से यहाँ जाने पर बढ़ती जाती है, बढ़ती जाती है। गौर कीजिएगा बच्चों, इधर से इधर तक आने पर बच्चों आयनाइजेशन एनर्जी में कमी तो नहीं आ रही, बल्कि बच्चों आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ती जा रही है। और उसके पीछे एक रीजन है बच्चों, बड़ा स्ट्रॉन्ग सा रीजन है, वो है लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन।
लैंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन क्या है बच्चों, ये आप लोग ना जब हम पढ़ेंगे डी ब्लॉक एलिमेंट्स, ट्रांजिशन एलिमेंट्स, तब हम लोग देखेंगे बच्चों। मैंने आपको पहले भी कहा था, एटॉमिक साइज के टाइम पर ही मैंने आपसे कहा है, एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बना करता है बोर्ड लेवल पर बच्चों, व्हाट यू मीन बाय लैंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन एंड व्हाट इज इट्स इंपॉर्टेंस। लैंथेनाइट संकुचन से आप क्या समझते हैं और उसका महत्व क्या है, उस समय आप देखेंगे बच्चों। सो बिकॉज ऑफ दिस रीजन यू विल फाइंड दैट आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ ऑल ऑफ दीज एलिमेंट्स इज बिट लार्जर देन कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स जो जस्ट उनके ऊपर हैं। होना कम चाहिए थी पर होगी उनसे ज्यादा, इनकी ज्यादा इनकी कम, इसकी ज्यादा इसकी कम, वगैरह वगैरह। ये एक इंपॉर्टेंट बात है बच्चों जो हमें ध्यान रखनी है। एज सच फिर मैं वही बोल रहा हूं बच्चों, हम लोग बहुत ज्यादा ट्रांजिशन एलिमेंट्स से भी कंसर्न नहीं रखते हैं, अगर रखे तो एक बात है बच्चों। इसके अलावा यदि हम और बात करें, अभी देखिए हमने देखा कि अमाउंट ऑफ एनर्जी जो है बच्चों, एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव इलेक्ट्रॉन, उस एनर्जी को हम लोग क्या कहा करते हैं बच्चों, उसे हम बोला करते हैं आयनाइजेशन एनर्जी। अब इसी बेसिस पर बच्चों मैं और आपको बताऊं, राइट में जाने पर आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है, कम होती है, बढ़ती है सॉरी। अब बच्चों पैलेडियम जो होता है इसका एटॉमिक नंबर अगर मुझे सही ध्यान है बच्चों तो 46 होगा, और इसके आगे होता है बच्चों सिल्वर जिसका एटॉमिक नंबर होता है बच्चों कितना, 47 होता है। अब अगर हमसे कोई पूछता है कि राइट में जाने पर क्या होता है साहब, बढ़ती है, राइट में जाने पर बढ़ती है, तो पैलेडियम और सिल्वर में ज्यादा किसकी होगी, पैलेडियम और सिल्वर में जो ज्यादा होगी बच्चों, नेचुरल सी बात है पैलेडियम की ज्यादा होगी और सिल्वर की कम होगी, ऐसा ही कुछ होगा। पैलेडियम की सॉरी सिल्वर की ज्यादा होगी और पैलेडियम की क्या होगी बच्चों, कम होगी। मैं थोड़ा सा शायद गलत बोल गया हूं कभी, तो मैं माफी चाहूंगा बच्चों आपसे कि इसकी कम होगी और इसकी ज्यादा होगी, यही कुछ होगा बिकॉज इसका एटॉमिक नंबर ज्यादा। और राइट में जाने पर बच्चों आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है, बढ़ती जाती है। तो उस बेसिस पर होगी कुछ ऐसी होगी बच्चों, लेकिन प्रायोगिक रूप से बच्चों ऐसा हमको नहीं मिल पाता। प्रायोगिक रूप से अगर हम ऐसा सोचे बच्चों तो हमको नहीं मिल पाता। एक्चुअली उसके पीछे रीजन क्या है बच्चों, उसके पीछे रीजन है इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। और जहां तक इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है बच्चों, दैट यू मस्ट बी नोइंग, हम लोग देख चुके हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर में कि इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 4d10 5s1 5s0, जबकि इसका होता है बच्चों 4d10 5s1। और ऑफ कोर्स यहां से निकालना मुश्किल है बिकॉज 4d से इलेक्ट्रॉन को निकालना मुश्किल रहेगा बिकॉज इट इज नियरर टू द ऑर्बिट एंड दिस इज कंपैरेटिवली अवे फ्रॉम द ऑर्बिट। सो बच्चों एक्चुअली में पैलेडियम की आयनाइजेशन एनर्जी बच्चों सिल्वर से ज्यादा होती है। होना क्या चाहिए था आपको, मेरे ख्याल से वो समझ में आया है कि राइट में जाने पर साहब आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ रही है तो इसकी कम होगी, इसकी ज्यादा। पर हुआ क्या बच्चों, क्यों, क्योंकि ये न्यूक्लियस के पास था और ये बच्चों क्या है, न्यूक्लियस से दूर है। इसी तरीके से बच्चों यदि मैं बात करता हूं कैडमियम की, ये कैडमियम बच्चों जिसका एटॉमिक नंबर है 48, कैडमियम का एटॉमिक नंबर कितना बच्चों, 48। और उसके बाद में बच्चों यदि मैं इंडियम की बात करूं तो इंडियम जिसका एटॉमिक नंबर है 49, होगा क्या बच्चों, इसकी कम होगी और इसकी ज्यादा। क्यों, वही बात है ना बच्चों कि इसका एटॉमिक नंबर कम है, इसका एटॉमिक नंबर ज्यादा। राइट में जाने पर आयनाइजेशन एनर्जी जो है बच्चों वो बढ़ती जाती है। उस बेसिस पर अगर देखा जाए बच्चों तो इसका ऐसा कुछ होगा। लेकिन हुआ क्या बच्चों, इसकी 4d10 और इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 4d10 5s2 और इसका क्या होगा बच्चों 4d10 5s2 और फिर 5p1। तो उस कारण से क्या होती है बच्चों, होना कुछ चाहिए थी इसकी कम इसकी ज्यादा, पर हमें इसकी नहीं मिली बच्चों। हमें एक्चुअली क्या मिली, हमें कैडमियम की ज्यादा मिली बच्चों और इंडियम की कम। रीजन वही घिसा पिटासा है। यहाँ S जो है बच्चों, दिस इज क्लोजर टू द न्यूक्लियस इन कंपैरिजन ऑफ P।
तो बच्चों इस कारण से क्या होता है, इसकी आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होती है और इसकी आयनाइजेशन एनर्जी कम होती है। देखिए बच्चों, मैं आपको पहले भी बोल चुका हूं कि ये जो पीरियोडिक टेबल है ये बहुत सिस्टमैटिक बनी हुई है, ये बहुत सिस्टमैटिक बनी हुई है। फिर भी इसमें काफी सारे एक्सेप्शंस आपको पढ़ने को मिलेंगे। जैसे आप लोगों ने देखा कि नीचे जाने पर बढ़ती जाती है साहब, तो नीचे जाने पर कम होती है, तो इनकी कम होना चाहिए, इनकी ज्यादा होना चाहिए। बट बिकॉज ऑफ लेंथ नाइट कॉन्ट्रैक्शन बच्चों, ये तमाम जो 10 एलिमेंट्स आप देख रहे हैं इनकी आयनाइजेशन एनर्जी इनके ऊपर वालों से ज्यादा मिलती है। और ऐसे ही बच्चों यदि मैं बात करूं यहां पर भी कुछ, तो हमने देखा कुछ इसी तरह से बच्चों और भी एक्सेप्शंस मिल सकते हैं हमको। जो मेरे जहन में आ रहे हैं, जो मेरे दिमाग में आ रहे हैं बच्चों, वो मैं आपको बता रहा हूं अभी इस समय। मैं इसे मिटा देता हूं। चलिए, अगर आपने नहीं लिखा हो बच्चों तो थोड़ा सा वीडियो को पीछे ले जाके कॉपी कर लीजिएगा बच्चों। इसी तरीके से यदि हम बात करें मर्क्यूरी की, मर्क्यूरी जिसका एटॉमिक नंबर होता है 80, मर्क्यूरी का एटॉमिक नंबर क्या होता है बच्चों, 80 होता है। सही कह रहा हूं मैं? यस, सही है। और इसके अलावा बच्चों यदि मैं बात करता हूं टीएल की, तो बच्चों उसमें क्या होता है, उसका एटॉमिक नंबर होता है बच्चों 81, उसका एटॉमिक नंबर 81 होता है। अब उस आधार पर क्या होगा बच्चों, इसकी कम होगी और इसकी ज्यादा। भाई राइट में जाने पर वही घिसी पिटी सी बात, एटॉमिक नंबर बढ़ता है और एटॉमिक नंबर अगर बढ़ेगा भैया तो आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ेगी बढ़ेगी। लेकिन यहां पर बच्चों क्या हो रहा है, यहां पर यदि हम देखें तो हमें ऐसा नहीं मिल पाता। उसके पीछे कॉन्फ़िगरेशन क्या बच्चों, इसका है 4f14 और 5p, एक सेकंड, इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या है बच्चों, 4f14 5d आएगा, 5d आएगा एग्जैक्टली 5d6 और 6s2। प्रोबेबली आई एम करेक्ट। इसका कुछ ऐसा ही कॉन्फ़िगरेशन होता है बच्चों। दिस इज 4f14 5d6 6s2 और इसका कॉन्फ़िगरेशन जो आएगा बच्चों, दिस इज 4f14 5d6 और क्या होगा बच्चों, और हाँ 6s2 मैं कुछ गड़बड़ी कर रहा हूँ मुझे ऐसा लग रहा है यार। दिमाग में कभी कभी घंटी बजती है, जब हम कुछ गलती करते हैं तो गड़बड़ी में घंटी बजती है। और घंटी बजी, घंटी ने ये कहा कि ये 5d6 किस हिसाब से लिख रहे हो, ये 5p नहीं है, ये 5d है, जो मेरे जहन में चल रहा था। और होता है बच्चों कभी कभार ध्यान भटक जाता है और ध्यान के भटक जाने से हम गलतियां कर जाते हैं। सावधानी हटी दुर्घटना घटी। तो भैया ऐसा हो रहा है कि यहाँ पर अगर देखा जाए तो इसकी आयनाइजेशन एनर्जी कम होना चाहिए और इसकी आयनाइजेशन एनर्जी बोले तो बाबा ज़्यादा होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि यहाँ पर 80 प्रोटॉन अपोज कर रहे हैं, वहाँ पर 81 प्रोटॉन अपोज कर रहे हैं। ज़्यादा प्रोटॉन अपोज करेंगे तो भैया आयनाइजेशन एनर्जी भी ज़्यादा आएंगी ना। लेकिन फिर वही बात हमें मिलती है बच्चों, इसकी ज़्यादा और इसकी कम। कारण क्या है बच्चों? कारण बड़ा लुच्चा सा है। क्या लुच्चा सा रीजन है बच्चों कि यहाँ पर ये 6 ऐसे विच इज क्लोजर टू द न्यूक्लियस इन कंपैरिजन ऑफ 6p। यही तीनों रीजन आ रहे हैं मेरे ख्याल से बच्चों हर जगह पर। उसी कारण से मैंने जो है हम देखें तो हमें मिलना चाहिए थी इसकी कम इसकी ज़्यादा, पर मिला ये। हमें मिलना चाहिए थी इसकी कम इसकी ज़्यादा ये। मैंने मेरे ख्याल से बच्चों सारे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बिल्कुल सही लिखे हैं, लेकिन अगर मैं गलत लिख दूँ तो बड़ा भ्राता समझ कर बच्चों मुझे माफ़ कर दीजिएगा। मैं प्रयास में यही रखता हूँ कि सब चीज़ें सही रहें और कॉन्सेप्चुअली मैं सही जाऊंगा, गलत नहीं जाऊंगा, बेफिक्र रहिएगा। कई बार ऐसी चीज़ें आ जाती हैं बच्चों जो हम बार बार बोलते हैं, बार बार बोलने के चक्कर में कहीं ना कहीं वो चीज़ गलत भी बोल जाते हैं। मैंने 4 बार बोली, 3 बार सही बोली, लेकिन एक बार वो स्लिप ऑफ टंग जिसे बोलते हैं बच्चों, ज़बान के फिसल जाना, वो गलत हो जाती है। एनीवेज सो बच्चों दीज आर सम एक्सेप्शंस जो आपको याद रखने हैं। और भी एक्सेप्शंस हो सकते हैं, अगर मेरे को दिमाग में आते तो बताऊंगा। मेरे ख्याल से तो मैं काफ़ी सारे एक्सेप्शंस को कवर कर चुका हूँ। तो राइट में जाने पर बच्चों आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ती है, लेफ्ट में डाउनवर्ड जाने पर कम होती है। बट देयर आर फ्यू एक्सेप्शंस जैसा कि आप देख रहे हैं। अभी मुझे इसको मिटा देना चाहिए। आपने नहीं अगर कॉपी करा हो बच्चों तो मैं आपके साइड में हूं, आप कॉपी कर लीजिएगा। अभी बच्चों हम आगे बढ़ते हैं। देखिए अभी तो हमने ये देखा कि अमाउंट ऑफ एनर्जी जो लग रही है बच्चों उसे आप आयनाइजेशन एनर्जी बोल रहे हैं। अब एक्चुअली में क्या होता है बच्चों, यहाँ पर हम जब कभी किसी एलिमेंट से इलेक्ट्रॉन को निकाल चुके हैं, ये देखिए मैंने ये इलेक्ट्रॉन को निकाला। इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए मुझे जो एनर्जी लगेगी बच्चों उसे हम बोलेंगे आयनाइजेशन एनर्जी।
बोलेंगे। लेकिन बच्चों यहाँ एक बात और भी तो है ना कि आप एक इलेक्ट्रॉन निकाल चुके हैं, उसके बाद अगर आप दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालते हैं, इफ़ यू आर रिमूविंग दैट सेकंड इलेक्ट्रॉन, अभी आप एक इलेक्ट्रॉन निकाल चुके हैं बच्चों और आप दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालने जा रहे हैं, तो दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालने जब जाएंगे बच्चों तो उस समय जो एनर्जी लगेगी, what energy you require to remove second electron, that energy you call as बच्चों a second ionization energy। पहली बार आपने इलेक्ट्रॉन को निकाला तो उस समय जो एनर्जी लगी बच्चों उसे हम बोलेंगे फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी। what energy you require to remove electron, that energy you call as बच्चों a first ionization energy। पहला इलेक्ट्रॉन निकाल देने के बाद जब सेकंड इलेक्ट्रॉन निकालने जा रहे हैं बच्चों तो उसे हम बोलते हैं सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी। इसी तरीके से बच्चों इफ ऑलरेडी दो इलेक्ट्रॉन निकाले जा चुके हैं एंड आई एम गोइंग टू रिमूव अ थर्ड इलेक्ट्रॉन बच्चों, तो ये कहलाती है अ थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी। इसी तरीके से आप चाहें तो फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ वगैरह वगैरह भी बोल सकते हैं बच्चों। पहला इलेक्ट्रॉन निकालने की जो एनर्जी लगती है उसे हम बोला करते हैं फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी या फिर केवल आयनाइजेशन एनर्जी, और दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालने की जो लगती है उसे हम बोलते हैं सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी, तीसरे के लिए बोलते हैं बच्चों थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी, और फोर्थ, फिफ्थ वगैरह वगैरह। समझ में आया होगा मेरे ख्याल से आपको। तो ये बच्चों है आयनाइजेशन एनर्जी के अलग अलग टाइप। अब प्रश्नवाचक चिन्ह, सवाल या निशान, क्वेश्चन मार्क जो हमारे समक्ष आता है बच्चों वो ये आता है कि इनमें से कौन सी आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा है। तो जरा गौर कीजिए बच्चों, जब आप पहला इलेक्ट्रॉन निकालने गए तो क्या हुआ, ये रहा साहब न्यूक्लियस जो ऑफ कोर्स पॉजिटिव चार्ज गैदर किए हुए हैं। ये न्यूक्लियस है बच्चों, इस पर पॉजिटिव चार्ज है। अब आप जब पहला इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए बाहर गए बच्चों तो इस न्यूक्लियस ने आपका अपोज करा। व्हेन यू रिमूव्ड फर्स्ट इलेक्ट्रॉन then this nucleus was in opposition of you। तो ये न्यूक्लियस आपका अपोज कर रहा था। लेकिन जब आप पहला इलेक्ट्रॉन निकाल चुके बच्चों, उसके बाद जब दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालने गए तो न्यूक्लियस तो आपका अपोज कर ही रहा था, प्लस यहां पर एक पॉजिटिव चार्ज भी आ गया। तो ये पॉजिटिव चार्ज, that initially that atom was that was an atom that was electrically neutral, but when आप ऑलरेडी एक इलेक्ट्रॉन निकाल चुके हो, जब दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालने जा रहे हो तो एटम पर पॉजिटिव चार्ज आ गया है, और जब एटम पर पॉजिटिव चार्ज आ गया, न्यूक्लियस भी पॉजिटिव, एटम भी पॉजिटिव, या एटम तो रहा नहीं, वो आयन बन गया एक्चुअली, तो दोनों आपका अपोज कर रहे हैं, तो आपको ज्यादा मेहनत करना पड़ेगी ना। अरे पहले एक ही अपोज कर रहा था, अब दो अपोज कर रहे हैं, तो ज्यादा मेहनत करना पड़ेगी। और तीसरा इलेक्ट्रॉन निकालने जाएंगे माशाअल्लाह भैया, तो फिर तो न्यूक्लियस आपका अपोज कर रहा था और एटम पर अब डबल पॉजिटिव चार्ज आ चुका है, तो भैया फिर तो अपोजिशन की महिमा ही कुछ और हो जाएगी। तो कुल मिलाकर क्या होगा बच्चों, पहला इलेक्ट्रॉन निकालना सरल होगा, द्वितीय इलेक्ट्रॉन निकालना डिफिकल्ट होगा, और तीसरा इलेक्ट्रॉन निकालना और भी डिफिकल्ट होगा बच्चों। तो दुनिया भर में कोई भी एटम ले लूं बच्चों, मैं कोई भी एटम ले लूं, उसकी थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी हमेशा ज़्यादा होगी, सेकंड कम होगी बच्चों, और फर्स्ट और भी कम होगी। एक बात का बिल्कुल दिमाग में डाल लीजिएगा बच्चों कि इस तथ्य का, इस ऑर्डर का कोई भी एक्सेप्शन नहीं है, कोई भी अपवाद नहीं है। somebody में से सर इज देयर एनी एक्सेप्शन इन विच सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी इज इवन लेस देन फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी? No. Is there any case, sir, is there any example in which third ionization energy is less than second? No. There is no exception, there is no apvad in which you will find order to be in reverse manner or something else. You will always find the third ionization energy exceeds second one and second always exceeds the first one. एक बहुत कॉमन सी बात है बच्चों, और उसके पीछे रीजन क्या बच्चों, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन निकालने गए तो आपका न्यूक्लियस ने अपोज करा, सेकंड में न्यूक्लियस तो आपका अपोज कर ही रहा था, प्लस एटम हैड बिकम पॉजिटिवली चार्ज्ड, सो दे बोथ वर एक्चुअली अपोजिंग यू। और तीसरा इलेक्ट्रॉन निकालने गए बच्चों तो न्यूक्लियस ने भी अपोज करा, डबल पॉजिटिव ने भी अपोज करा, कुल मिलाकर बच्चों अपोजिशन बढ़ता जा रहा है। तो एनर्जी ज़्यादा लगेगी, तो थर्ड ज़्यादा होगी, सेकंड कम होगी, और फर्स्ट और भी कम होगी। और इसको मैं इतनी सारी बातें करने के बजाय मैं इतना लॉलीपॉप सा फार्मूला हमारे पास में भैया 13.6 Z स्टार स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट,
और एक बात तो मैं जानता हूं भैया कि जैसे जैसे मैं इलेक्ट्रॉन को निकालते जाता हूं वैसे वैसे शील्डिंग कम होती जाती है, जेड स्टार बढ़ते जाता है। मैंने आपसे कहा था बच्चों स्क्रीनिंग इफेक्ट के टाइम पर कि एक ऐसी प्रॉपर्टी जिसके बेसिस पर हम लोग आगे काफी सारा काम करेंगे। विद द हेल्प ऑफ दैट प्रॉपर्टी वी पीपल आर एबल टू अंडरस्टैंड वेरियस अदर पीरियोडिक प्रॉपर्टीज। हियर दिस इज एन एग्जांपल इन विच यू कैन सी दैट if you people are removing electron, the shielding is becoming decreasing in the decreasing manner. So Z star is increasing, and if Z star is increasing, this numerator is increasing. So obviously ionization energy would also get increased. So ultimately, as a conclusion, I can say that if I remove electrons, then ionization energy is becoming more larger. हमेशा थर्ड ज्यादा होगी, सेकंड कम और फर्स्ट और भी कम। भाई इलेक्ट्रॉन निकाल देने से क्या होगा, कई बार तो आपने ये भी देखा, जैसे लिथियम का केस मैंने आपको बताया था बच्चों, इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल दे तो एन कम हो जाता है, एन कम हो जाता है और डिनोमिनेटर कम हो गया और जेड स्टार बढ़ गया। दोनों ही कारणों से आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ जाएगी। तो आयनाइजेशन एनर्जी बच्चों बढ़ जाएगी दोनों ही कारणों से। अदरवाइज अगर एन में कोई चेंज नहीं भी आए ना भैया तो कोई बात नहीं होगी भैया। क्या होगा, एन उतना का उतना भी रहे तो जेड स्टार तो डेफिनेटली बढ़ना है और आयनाइजेशन एनर्जी बढ़नी है। इसलिए बच्चों ये कारण रहेगा। अब यहां बच्चों में एक बात आपको बहुत काम की बात और बताता हूं, ये आयनाइजेशन एनर्जी अगर आपको किसी एलिमेंट की मालूम हो बच्चों, इफ यू नो द वैल्यू ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी, आपको बच्चों अगर किसी एलिमेंट की आयनाइजेशन एनर्जी डिफरेंट आयनाइजेशन एनर्जी आपको पता हो, तो आप बच्चों उसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में बच्चों कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं आप उसकी गणना कर सकते हो। What I want to say, अगर मुझे किसी एलिमेंट की बच्चों डिफरेंट आयनाइजेशन एनर्जी पता हो तो मैं उसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, मतलब वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं। आउटर मोस्ट ऑर्बिट को वैलेंस ऑर्बिट कहते हैं और वैलेंस ऑर्बिट में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहते हैं। तो आप नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन कैलकुलेट कर सकते हैं। हाउ, लेट मी गिव यू एन एग्जांपल। मैं बच्चों किसी एलिमेंट की फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी देखता हूं साहब, वो आती है 21.92 यूनिट। जो आपको लिखनी है वो यूनिट लिख दीजिए साहब। फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी बच्चों इतनी। और सेकंड बच्चों में देखता हूं तो वो आती है समवट 43.75। थर्ड वाली देखता हूं बच्चों तो वो आती है समवट 79.60। और फोर्थ वाली जो आती है बच्चों वो आती है 311.23। बच्चों ये आपको किसी एलिमेंट की डिफरेंट आयनाइजेशन एनर्जीज गिवन है कि पहली इतनी, दूसरी इतनी, तीसरी इतनी, चौथी इतनी है। मुझे किसी एलिमेंट की आयनाइजेशन एनर्जी दे रखी है, ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ। मुझसे पूछा हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन इट्स वैलेंस ऑर्बिट, उसके अंतिम कोश में उसके वैलेंस ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन हैं। जरा हम इस पे काम करते हैं। उसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन, दैट व्हाट आई वांट टू कैलकुलेट एंड हाउ आई कैन कैलकुलेट दैट। लेट मी सी बच्चों, एक बात तो आप जानते हैं कि फर्स्ट कम होगी, सेकंड ज्यादा होगी, थर्ड ज्यादा होगी, फोर्थ और ज्यादा होगी, विदाउट एनी एक्सेप्शन। पहली कम, दूसरी ज्यादा, तीसरी और ज्यादा, चौथी और ज्यादा होगी बच्चों। लेकिन यहां पर एक दूसरी बात जो है बच्चों वो आप जरा देखिए कि ये न्यूक्लियस है, ये ऑर्बिट्स हैं बच्चों जिनमें इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे हैं। पहले इलेक्ट्रॉन को निकाला, थोड़ी डिफिकल्टी फेस करी, दूसरे इलेक्ट्रॉन को निकाला, थोड़ी और ज़्यादा डिफिकल्टी फेस करी, तीसरे इलेक्ट्रॉन को निकाला, थोड़ी और ज़्यादा डिफिकल्टी फेस करी। भाई ऑफ कोर्स पहले को निकाला कुछ डिफिकल्टी आई, दूसरे को निकाला कुछ और ज़्यादा डिफिकल्टी आई, तीसरे को निकाला कुछ और ज़्यादा डिफिकल्टी आई, और जब चौथे को निकालने गए तो अरे बाप रे बहुत ज़्यादा डिफिकल्टी आ रही है। मतलब बच्चों जो चौथा इलेक्ट्रॉन है वो अंदर के ऑर्बिट में, क्योंकि वो जितना पास में होगा ना उतना मुश्किल होगा मुझे उससे जुदा करना। आई रिपीट बच्चों, पहले इलेक्ट्रॉन को निकालने गया मुझे मुश्किल आई, दूसरे को निकालने गया मेरे लिए मुश्किल ज़्यादा आई, तीसरे में और ज़्यादा मुश्किल आई, और चौथे में जब मैं देख रहा हूं तो भैया ये क्या हो रहा है, बहुत ज़्यादा डिफिकल्टी आ रही है। मतलब चौथा इलेक्ट्रॉन हो ना हो वो भीतर के कक्ष में है, मतलब आखिरी ऑर्बिट में बच्चों 3 इलेक्ट्रॉन है। सो विद द हेल्प ऑफ डिफरेंट आयनाइजेशन एनर्जीज ऑफ एन एलिमेंट I can determine how many electrons are there in the valence orbit. Hope you people have got this. Otherwise one more मैं एक और एग्जांपल ले लेता हूं बच्चों, आपको मेरे ख्याल से उससे और अच्छे समझ में आ जाएगा। भाई पहले में मैंने किसी एलिमेंट की निकाली, सपोज कीजिए किसी एलिमेंट की पहले की आ रही है बच्चों 37.7,
दूसरे की निकालने गया बच्चों 71.4, होप बात खोपड़ी में आई। तीसरी निकालने गया बच्चों तो 402.5। चौथा इलेक्ट्रॉन निकालने गया बच्चों तो 487.6। ये आयनाइजेशन एनर्जी है बच्चों। अभी मेरे को बताने का है कि उसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन है भैया, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर देयर इन द वैलेंस ऑर्बिट, हाउ आई कैन कम टू नो, लेट अस सी। बट दिस इज द न्यूक्लियस, ये न्यूक्लियस है बच्चों। ये पहला इलेक्ट्रॉन, ये दूसरा, ये ऑर्बिट, सॉरी ऑर्बिट। अभी पहले इलेक्ट्रॉन को निकालने गया, थोड़ी सी डिफिकल्टी आई। दूसरे इलेक्ट्रॉन को निकालने गया, थोड़ी सी और डिफिकल्टी आई। लेकिन जब मैं तीसरे इलेक्ट्रॉन को निकालने जा रहा हूँ भैया, तो मेरी डिफिकल्टी की लेवल बहुत बढ़ गई है भैया। इसका मतलब क्या भैया, इसका मतलब भैया थर्ड इलेक्ट्रॉन जो है ना भैया, अंदर की ऑर्बिट में भैया। हाँ, थर्ड इलेक्ट्रॉन किसमें भैया, अंदर के ऑर्बिट में, और फोर्थ इलेक्ट्रॉन भी वहीं पर है। इसलिए थर्ड से फोर्थ में गए तो इतना कुछ ड्रास्टिक किस्म का चेंज नहीं आया है जितना चेंज सेकेंड से थर्ड में आ रहा है। मतलब मैं बोल सकता है बाबा कि इसमें आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 2 ही इलेक्ट्रॉन है। एक इलेक्ट्रॉन निकालने में डिफिकल्टी आई, दूसरे में और डिफिकल्टी आई, और तीसरे में बहुत ज्यादा। मतलब तीसरा इलेक्ट्रॉन अंदर के ऑर्बिट में बचा और चौथा भी अंदर के ऑर्बिट में ही होना है ना, वो तो लाजमी है। So with the if I know various ionization energies of an element, I can determine how many electrons are present in its valence or the outermost orbit. Hope you people have got it properly. So बच्चों, ये आयनाइजेशन एनर्जी की महत्ता है। और एक बात मैं लगे हाथों आपको और बताऊं बच्चों, फर्स्ट कम होगी, सेकंड ज्यादा होगी, थर्ड और ज्यादा होगी, फोर्थ और ज्यादा होगी, वगैरह वगैरह। लेकिन मैंने देखा है बच्चों, कुछ टीचर्स, कुछ बच्चे बोलते हैं सर इसका एक्सेप्शन है। मैंने बोला क्या? तो बोले सर आप एक बात देखो, क्या कि सर जो अल्केलाइन अर्थ मेटल होती हैं, अल्केलाइन अर्थ मेटल कौन? बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रांशियम, बेरियम और रेडियम। सर ये जो मेटल्स होती हैं, आप एक बात देखोगे सर, ये जब भी कभी कोई कंपाउंड बनाती हैं तो हमेशा इन पर +2 चार्ज होता है। सर ये हमेशा इन पर +2 चार्ज होता है, मतलब सर हमेशा ये 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज करती हैं। आप जानते हैं बच्चों, अगर इलेक्ट्रॉन निकलता है तो पॉजिटिव चार्ज आता है, इलेक्ट्रॉन मिलाते हैं तो नेगेटिव चार्ज आता है। तो सर जब भी आप इनसे इलेक्ट्रॉन निकालते हो हमेशा 2 ही निकालते हो। कभी आपने देखा सर आज तक, कभी आप, अच्छा आप खुद ही बताओ सर, आपने आज तक कभी देखा मैग्नीशियम प्लस? बिल्कुल नहीं देखा। सर आपने कभी आज तक देखा कैल्शियम प्लस? मैंने कहा बिल्कुल नहीं देखा। तो सर यहाँ पर आपको पता ही नहीं था आज तक, मैं आपको बताता हूँ। बोले क्या? सर इनसे 2 इलेक्ट्रॉन निकालना आसान है, 1 इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल है। इसलिए सर 1 इलेक्ट्रॉन नहीं निकालते, 2 इलेक्ट्रॉन निकालते हैं। मतलब सर 2 इलेक्ट्रॉन निकालना आसान है, मतलब सर 2 वाली जो आयनाइजेशन एनर्जी आएगी ना सर वो कम आएगी, और सर 1 वाली जो आएगी ना वो ज्यादा आएगी। बात तो बिल्कुल सही लग रही है, बिल्कुल सही लग रही भाई। वो क्या बोल रहा है मेरा स्टूडेंट मुझसे कि सर देखिए ये हमेशा +2 बताते हैं, +2 +2 +2 +2। सर इनमें से हमेशा 2 इलेक्ट्रॉन निकाले जाते हैं, कभी भी 1 इलेक्ट्रॉन नहीं निकाला जाता। सर मतलब ये है कि 2 वाली कम है और 1 वाली सर ज्यादा है। वाह यार, ये बात भी सही है, क्योंकि हमेशा +2 मिलती, कभी +1 मिलती नहीं है। मतलब 2 वाली कम होगी और +1 वाली ज्यादा होगी। बच्चों ऐसा नहीं है, मैंने आपसे कहा, मैं पूरे होशो हवास में आपसे बात कर रहा हूं कि 2 वाली हमेशा ज्यादा होती, 1 वाली हमेशा कम होती। बच्चों एक्चुअली ये मेटल्स हमेशा +2 बताती है, +1 नहीं बताती बच्चों। उसके बारे में पर्टिकुलरली जब आप अल्केलाइन अर्थ मेटल्स पढ़ोगे, जब क्षारीय मृद धातुओं के बारे में पढ़ोगे, तब आप एक्जैक्टली जान पाओगे बच्चों ऐसा क्यों होता है। अभी सिर्फ मैं एक टर्म बता देता हूं बच्चों, जो टर्म एक्चुअली इसको डिसाइड करता है वो टर्म होता है बच्चों हाइड्रेशन एनर्जी, यानी कि जल योजन ऊर्जा। हाइड्रेशन एनर्जी जब आप पढ़ेंगे बच्चों, तब आप बहुत खूबसूरती के साथ में समझ पाएंगे कि क्या कारण है कि +2 निकालना डिफिकल्ट है, +1 निकालना आसान है। उसके बावजूद भी ये हमेशा +2 ही बताते हैं, +1 नहीं बताते। अभी के लिए सिर्फ इतना याद रखिए बच्चों कि हाइड्रेशन एनर्जी का कुछ फंडा ऐसा आएगा जिसके कारण ये +2 बताते हैं, विच इज डिफिकल्ट इन कंपेरिजन ऑफ +1। ये ध्यान रखिएगा बच्चों। और थोड़ी सी चर्चा मैं इस बारे में कर लेता हूं बच्चों। तो ये अभी आप लोगों ने देखा कि क्या फंडा है। एक और बात मैं आपको बताता हूं बच्चों, यहां पर एक महत्वपूर्ण बात है बच्चों कि जब कभी किसी एलिमेंट की
फर्स्ट सेकंड का जो डिफरेंस है बच्चों, जरा गौर कीजिएगा। मैं एक उदाहरण बता रहा हूँ, मैं एक एग्जांपल, रैंडम सा एग्जांपल बताऊंगा बच्चों। मैं उसके लिए अब ये मिटा रहा हूँ, अगर आपने नहीं करा हो इसके बेसिस पर क्या समझ में आया तो वो बना लीजिएगा बच्चों, क्योंकि अगर हम लिख लेते हैं ना कॉपी में तो हमें थोड़ा सा याद रह जाता है एग्जैक्टली कि हमने क्या समझा था। ऐसा आपके पैकेज में है, पर बेटा पैकेज में तो था, लेक्चर पढ़ने से फायदा मिला ना, पैकेज से ज़्यादा फायदा तो लेक्चर पढ़ने से, लेक्चर सुनने से मिला। और लेक्चर सुनने के बाद अगर लिखोगे ना तो आपका फायदा और बढ़ जाएगा। बहुत फायदे की बात करता हूँ, नुकसान की बात कभी नहीं करूंगा। मैं अब इससे बच्चों मिटा रहा हूँ, ये लीजिए। अब भैया मैं क्या आपको बता रहा था, वो मैं वापस से उस बात पे आता हूँ। एक्चुअली में क्या हो रहा है बच्चों, आई वॉज टॉकिंग अबाउट सम डिफरेंस। देखिए मेरी बात सुनिए बच्चों, अगर मान लीजिए किसी एलिमेंट की सेकेंड और थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी, या एक उदाहरण बताता हूं, चलिए मैं। एल्यूमिनियम हमेशा +3 स्टेट क्यों बताता है? एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बन के आती है बच्चों कि एल्यूमिनियम हमेशा +3 स्टेट क्यों नहीं बताता। जरा अपन एल्यूमिनियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखते हैं। ये लीजिए, एल्यूमिनियम का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है बच्चों, वो है, पहले तो इसका एटॉमिक नंबर 13 है, उस बेसिस पर बच्चों 2s3 होगा, और उस बेसिस पर बच्चों 1s2 2s2, मेरे पास में जगह कम बचेगी इसलिए मैं 2s2 के बाद में मिटा दूं, और ये 2p6 3s2 3p1 ऐसा होगा। अब सर यहां अगर आप सर एल्यूमिनियम प्लस बनाएं, यदि आप एल्यूमिनियम प्लस बनाते हैं तो क्या देखते हैं सर, आप एल्यूमिनियम प्लस बनाएंगे तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा सर? इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा सर 1s2 2s2 2p6 3s2 3p0, ऐसा कुछ होगा सर। देखो उसके अगर आपने 3p0 कर दिया सर, तो आप देखो ये कॉन्फ़िगरेशन जो बनेगा ना 3s2 सर, वो स्टेबल बनेगा, स्टेबल है सर। आप एल्यूमिनियम 3+ करोगे तो सर जो कॉन्फ़िगरेशन बनेगा 1s2 2s2 2p6, भाई क्या होगा? अगर आपने ये कर दिया तो 3s0 3p0, तो कॉन्फ़िगरेशन तो ये भी स्टेबल है भाई, कॉन्फ़िगरेशन तो सर ये भी स्टेबल है और कॉन्फ़िगरेशन तो ये भी स्टेबल है। ये दोनों कॉन्फ़िगरेशन बहुत अच्छे स्टेबल हैं, दोनों कॉन्फ़िगरेशन बहुत अच्छे स्टेबल हैं, दैट यू कैन सी ओवर हियर। तो सर ये एल्यूमिनियम कभी +1 बताता है क्या? हमको नहीं पता सर, आप बताइए, या जिसको पता है वो बोलता है सर फिर ऐसा क्यों, एल्यूमिनियम कभी +1 क्यों नहीं बताता? क्योंकि +1 से +2 और +2 से +3 वाली और ज़्यादा होगी, ये हम समझ सकते हैं। तो सर ये एल्यूमिनियम +1 बताता है या नहीं बताता है, वो बताएं हम। तो मैं आपको एक बात बताता हूं बच्चों, एक्चुअली में यहाँ पर क्या होता है, फर्स्ट और सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी, फर्स्ट और सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी का जो डिफरेंस है बच्चों, एक्चुअली फर्स्ट और सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी का जो डिफरेंस है बच्चों, वो जो भी आता है, आई डू नॉट रिमेंबर एंड आई डू नॉट रिकमेंड यू पीपल टू रिमेंबर दैट वैल्यू, इवन टू रिकमेंड दैट वैल्यू, टू नो दैट वैल्यू इवन। आप जानिए भी मत कितनी है और याद तो बिल्कुल मत रखिए। अब मैं एक और बात बताता हूं बच्चों, यदि आप थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी और सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी इन दोनों का डिफरेंस निकालते हैं तो यहां ये जो डिफरेंस आएगा ना बच्चों वो लार्ज आएगा, और ये जो डिफरेंस आएगा ना बच्चों वो स्मॉल आएगा। गौर कीजिए, I do not know exactly what are their individual values, and I again repeat, I do not recommend you people to remember those values or to even know those values, what are those individual values. You just remember one thing, that this difference would be larger one while this difference would be the smaller one. ये डिफरेंस ज़्यादा होगा बच्चों, ये डिफरेंस कम होगा। और जब भी कभी बच्चों बड़ी ऑक्सीडेशन स्टेट्स का डिफरेंस कम होता है, जब भी बड़ी ऑक्सीडेशन स्टेट्स का डिफरेंस कम होता है बच्चों, तो वो एलिमेंट हमेशा लार्ज ऑक्सीडेशन नंबर दिखाता है। वो एलिमेंट क्या बताता है बच्चों? लार्ज ऑक्सीडेशन नंबर। ऑक्सीडेशन नंबर क्या बच्चों? ये जो चार्ज आपने लिखा है ना +1 +3, ये क्या है? दिस इज ऑक्सीडेशन नंबर, ये ऑक्सीकरण संख्या है। ये क्या बच्चों? ऑक्सीडेशन नंबर। तो यहां ऑक्सीडेशन नंबर क्या है बच्चों? अगर मान लीजिए ये डिफरेंस स्मॉलर है तो बच्चों एलिमेंट बड़ी वाली ऑक्सीडेशन स्टेट बताएगा, ना कि छोटी वाली। माना मैंने कि ये कम होगा, ये ज़्यादा होगा, ये और ज़्यादा होगा, लेकिन फिर भी एल्यूमिनियम हमेशा +3 बताता है बच्चों। उसके पीछे रीज़न ये होता है कि बड़ी वाली ऑक्सीडेशन स्टेट्स का जो डिफरेंस है बच्चों वो कम है और ज़्यादा वालों, छोटी वालों का ज़्यादा। एक बात तो ये, और इसको एक मैं आपको छोटी सी बात बताता हूँ बच्चों, एक मोटा मोटा मैं बता रहा हूँ आपको कि अगर लार्जर ऑक्सीडेशन स्टेट्स का डिफरेंस, लार्जर
ऑक्सीडेशन स्टेट्स का माइनस मतलब डिफरेंस। इफ इट इज अगर ये 1450 किलो जूल पर मोल से भी कम हो, अगर बच्चों वो 1450 किलो जूल पर मोल से भी कम हो बच्चों, तो उस केस में आप पाओगे कि एलिमेंट जो है वो लार्जर ऑक्सीडेशन स्टेट बताता है, लार्जर ऑक्सीडेशन स्टेट बताता है। जबकि अगर बच्चों छोटी ऑक्सीडेशन स्टेट का डिफरेंस कम हो, अगर छोटी ऑक्सीडेशन स्टेट्स का डिफरेंस कम हो बच्चों, तो उस केस में क्या होगा, उस केस में एलिमेंट छोटी ऑक्सीडेशन स्टेट बताएगा। आई रिपीट, छोटी ऑक्सीडेशन स्टेट का डिफरेंस अगर ज्यादा है तो एलिमेंट बड़ी जिसमें स्मॉल आता है ना, बस वो बताता है, सीधी बात, आप यूं याद रख लो, जिसमें स्मॉल आएगा बच्चों वो वाली बताएगा। अब अगर जैसे यहां पर एल्यूमिनियम के केस में क्या था, पर्टिकुलरली ये वाला डिफरेंस कम था, इसलिए उसने लार्जर ऑक्सीडेशन स्टेट बताई। कोई एलिमेंट ऐसा भी हो सकता है बच्चों जिसमें वो क्या करे, वो ये वाला डिफरेंस कम हो, ये वाला डिफरेंस कम हो, तो फिर वो ये वाली बताएगा। मेरे को अभी दिमाग में ऐसा कोई एग्जांपल याद नहीं आ रहा, अगर आ जाता तो मैं डेफिनेटली बताऊंगा, पर फंडा मैं आपको जरूर बता रहा हूं बच्चों। कई बार हम देखते हैं कि एलिमेंट लार्जर ऑक्सीडेशन स्टेट बताता है, उसके पीछे कारण क्या होता है बच्चों, कि वो लार्जर ऑक्सीडेशन स्टेट जो होती है बच्चों, उनका डिफरेंस कम होता है और छोटी वाली ऑक्सीडेशन स्टेट्स का डिफरेंस ज्यादा होता है, जैसा मैंने आपको उदाहरण के तौर पर बच्चों बताया एल्यूमिनियम का। अब एल्यूमिनियम में ये डिफरेंस कम है और ये डिफरेंस ज्यादा है, इसलिए उसने छोटी ऑक्सीडेशन स्टेट बताई बजाय कि बड़ी वाली। इसी तरीके से बच्चों, जैसे आप सोडियम को लोगे अगर मान लो, तो सोडियम में जो छोटी वाली ऑक्सीडेशन स्टेट्स होंगी उनका डिफरेंस कम होगा और बड़ी वालों का ज्यादा होगा, इसलिए वो छोटी बताएगा, बड़ी वाली नहीं बताएगा। तो ये एक और महत्वपूर्ण बात है बच्चों कि अगर हमें एलिमेंट की डिफरेंट आयनाइजेशन एनर्जीज पता हो जाए तो हम आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन है वो पहचान सकते हैं। इवन हम बच्चों उन कॉन्जिक्यूटिव आयनाइजेशन एनर्जीज के डिफरेंस के बेसिस पर हम ये भी बता सकते हैं कि दिस एलिमेंट इज एक्सपेक्टेड टू हैव दिस ऑक्सीडेशन स्टेट इन इट्स कंपाउंड्स। ये एक बात है बच्चों। तो ये कुल मिलाकर हमने कुछ बातें करी बच्चों आयनन ऊर्जा के बारे में, आयनाइजेशन एनर्जी के बारे में। ये जो भी बातें करी हैं बच्चों बहुत काम की बातें करी, बिना काम की बातें मैं करूंगा भी नहीं आपसे। अब हम आगे बढ़े थोड़ा सा और बच्चों, हम लोगों ने देखा है जो जो बात, उस बारे में एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं बच्चों। आयनाइजेशन एनर्जी किसी भी एलिमेंट की किस किस बात पर डिपेंड करती है, जरा उसको समझिए। आयनाइजेशन एनर्जी डिपेंड्स upon what are those factors on which ionization energy is dependent। पहला, सबसे पहला बच्चों न्यूक्लियर चार्ज। न्यूक्लियर चार्ज नेचुरल सी बात है बच्चों, न्यूक्लियर चार्ज जितना ज्यादा होगा, न्यूक्लियर चार्ज जितना ज्यादा होगा बच्चों, आयनाइजेशन एनर्जी उतनी ज्यादा होगी। भाई न्यूक्लियर चार्ज जितना ज्यादा होगा, आयनाइजेशन एनर्जी उतनी ज्यादा होगी। अब वो एग्जैक्टली मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि वो उसके स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है कि क्यूब के प्रोपोर्शनल है कि स्क्वायर रूट के प्रोपोर्शनल है। मुद्दे की बात ये बच्चों, लार्जर द न्यूक्लियर चार्ज मोर वुड बी द अट्रैक्शन टू दैट इलेक्ट्रॉन बाय द न्यूक्लियस एंड आई विल नीड टू प्रोवाइड मोर एनर्जी बिकॉज आई एम फेसिंग इन दैट कंडीशन मोर अपोजिशन। एक बात। दूसरी बात बच्चों, इट इज द एटॉमिक साइज। एटॉमिक साइज अगर बड़ा होगा बच्चों तो उस इलेक्ट्रॉन के लिए अट्रैक्शन कम आएगा, अपोजिशन कम आएगा, एनर्जी कम लगेगी। मतलब एटॉमिक साइज और आयनाइजेशन एनर्जी बच्चों इनवर्सली वैरी कर रहे हैं, इनवर्सली वेरी कर रहे हैं। फिर मैं बोल रहा हूँ यहाँ पर, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि साइज का स्क्वायर करूँ, कि मैं कि पावर क्यूब करूँ, पावर 3 करूँ, मैं वैसा कुछ नहीं बोल रहा हूँ। मुद्दे की बात, साइज बढ़ाते जाऊँगा बच्चों, आयनाइजेशन एनर्जी कम होती जाएगी। उसके बाद में तीसरी बात जो आती है बच्चों, वो आती है ऑर्बिटल। ऑर्बिटल कौन सा है, ऑर्बिटल कौन सा बच्चों, उस बात पर वो डिपेंड करता है। एस ऑर्बिटल की ज्यादा होगी, पी की कम होगी, डी की और भी कम होगी और एफ की और भी कम होगी, बिकॉज एस ऑर्बिटल का पेनिट्रेशन इफेक्ट ज्यादा होता है, पी का कम होता है, डी का और भी कम होता है और एफ का और भी कम होता है। एस ऑर्बिटल बच्चों न्यूक्लियस के पास है, पी ऑर्बिटल दूर है, एफ और भी दूर है, इस तरह से बच्चों। और चौथी बात जिस पर यह डिपेंड करता है बच्चों, दैट इज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। दैट इज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ये बहुत इफेक्टिव हमने देखा बच्चों, जिस पर ये डिपेंड करता है बच्चों। किस तरह से डिपेंड करता है, अगर स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है तो उसको तोड़ना मुश्किल, अनस्टेबल है बच्चों तो उसको तोड़ना आसान। अभी हम लोगों ने देखा बच्चों कि पूरे 2A ग्रुप की ज़्यादा होती है, पूरे 3A ग्रुप की कम होती है, और पूरे 5th ग्रुप की ज़्यादा होती है, पूरे 6th ग्रुप की बच्चों कम होती है। इवन हम लोगों ने ट्रांजिशन मेटल्स में भी कुछ एक्सेप्शंस देखे बच्चों इसके।
इसके कारण कुछ एक्सेप्शंस देखें। सो ये बच्चों वो 4 फैक्टर्स हैं जिन पर बेसिकली आयनाइजेशन एनर्जी डिपेंड करती है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया, ऑर्बिटल हो गए, एटॉमिक साइज हो गया, न्यूक्लियर चार्ज हो गया। अफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज भी आप बोल सकते हैं अगर चाहें तो, न्यूक्लियर चार्ज लिखने की बजाय बच्चों। और उस बेसिस पर हमने क्या देखा कि अल्कली मेटल की आयनाइजेशन एनर्जी उनके पूरे ग्रुप में सबसे कम है और हेलोजेंस की सबसे ज़्यादा है। इस आधार पर अगर देखा जाए बच्चों तो जितने भी एलिमेंट्स हैं उनमें सबसे ज़्यादा होगी हीलियम की। हीलियम की क्यों ज़्यादा होगी? राइट में जाने पर बढ़ रही है, नीचे आने पर कम हो रही है। मतलब सबसे ज़्यादा किसकी होगी बच्चों? फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी जो होगी बच्चों वो सबसे ज़्यादा होगी हीलियम की। राइट में जाने पर बढ़ती जा रही है और नीचे आने पर कम हो रही है। भाई राइट में आप गए तो क्या हुई? इंक्रीज, और नीचे आए तो क्या हुई? डिक्रीज। मतलब इधर गए तब भी डिक्रीज और इधर गए तब भी डिक्रीज। मतलब सबसे ज्यादा किसकी होगी बच्चों? सबसे ज्यादा होगी हीलियम की। सो हीलियम हैज अ हाईएस्ट आयनाइजेशन एनर्जी अमॉन्ग्स्ट ऑल दी एलिमेंट्स। और जब मैं केवल आयनाइजेशन एनर्जी बोलता हूं बच्चों तो उससे मतलब होता है फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी। सेकंड लूंगा तो फिर कुछ बातें बदल जाएंगी, फिर कहानियां कुछ बदल जाएंगी। अभी मैं केवल फर्स्ट के बारे में बात कर रहा हूं। तो हीलियम की ज्यादा होगी बच्चों, और सबसे कम जो होती है बच्चों वो होती है सीजियम की। सबसे कम किसकी होती है बच्चों? सीजियम की। ऐसा फ्रांशियम की उससे भी कम होना चाहिए थी, पर मैंने आपको बताया था बच्चों फ्रांशियम अपवाद है। सबसे कम किसकी होगी बच्चों? सीजियम की। सीजियम की आयनाइजेशन एनर्जी सबसे कम है। सीजियम से इलेक्ट्रॉन को निकालना सबसे सरल होता है। हम बच्चों एटॉमिक स्ट्रक्चर में एक छोटा सा हमने प्रोसेस पढ़ा था, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, याद आ रहा होगा? अब फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, उस पर सबसे ज्यादा जो हम यूज करते हैं बच्चों वो सीजियम को यूज करते हैं, बिकॉज रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम सीजियम इज मोस्ट इजी। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में हम क्या करते थे बच्चों? मेटालिक प्लेट लेते थे, उस पर एनर्जी को इंसिडेंट करते थे, जिससे उससे इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालते थे। एनर्जी जितनी लगती थी उसे हम बोला करते थे थ्रेशोल्ड एनर्जी, वर्क फंक्शन वगैरह वगैरह के बारे में मैंने कुछ बताया था बच्चों। तो cesium is most widely used for the purpose of photoelectric emission just only because of one reason, that removal of electron from cesium is most easy. कमिंग अहेड बच्चों, तो सबसे कम होती है सीजियम की, सबसे ज्यादा होती है हीलियम की। और हम लोगों ने जो ऑर्डर पढ़ा बच्चों, राइट में जाने पर बढ़ती है, नीचे जाने पर कम होती है, वो सारी की सारी जो ऑर्डर देखी बच्चों वो हमने फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी के बारे में बात करी। अगर सेकंड या थर्ड के बारे में बात करेंगे बच्चों तो फिर कहानियां बदल भी सकती हैं, और कैसे बदल सकती हैं वो मैं आपको बताता हूं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर बच्चों, उदाहरण के तौर पे मैं आपको बताता हूं, एक सेकंड हम एल्यूमिनियम की बात करते हैं बच्चों। अगर मैं एल्यूमिनियम की सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी बोलूं, और एल्यूमिनियम के राइट में कौन आएगा? सिलिकॉन। और सिलिकॉन की मैं बोलूं बच्चों तो फिर क्या होगा? देखें जरा, हम बात करते हैं सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी। दिस इज एल्यूमिनियम प्लस, दिस इज सिलिकॉन प्लस। तो एल्यूमिनियम प्लस और सिलिकॉन प्लस में से ज्यादा किसकी होगी? आप खुद भी सोच सकते हैं वीडियो को पॉज करके। अभी देखिए बच्चों, एल्यूमिनियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? 1s2 2s2 2p6 3s2 3p1। ऐसा ही कुछ होता है भैया, होता है। और यदि मैं बात करता हूं, अभी एल्यूमिनियम के बारे में बात करी, लेकिन अगर मैं एल्यूमिनियम प्लस ले लेता हूं तो ये 3p0 हो जाएगा, ऐसा कुछ हो जाएगा बच्चों। और यदि मैं सिलिकॉन की बात करूं बच्चों, देन दिस इज 1s2 2s2 2p6 3s2 3p1 3p2. This is the electronic configuration of a silicon. Now, if I want to talk about their second ionization energy, then one electron has already been removed. Now, you are removing, if you want to remove the second electron from the aluminum, then in that condition, this electron would have to be removed. And here, if I want to remove second electron of silicon, then I will need to remove it from 3p. Here, this electron has to be removed from 3s, while in this case, it has to be removed from 3p. And we know that this is closer to the nucleus in comparison of this one. This has more stronger penetration effect towards the nucleus in comparison of this one. So this would require more efforts, more energy. Definitely. One more thing I must tell, that this configuration is stable one, while this one is the unstable one. So I can say that the second ionization energy of aluminium plus
इज इवन लार्जर देन एंड दैट ऑफ सिलिकॉन प्लस। तो अगर सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी या बच्चों थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी के बारे में हम बात करेंगे तो उस केस में बच्चों फिर हमें कुछ और भी रीजन मिल सकते हैं। वो डिपेंड करेगा बच्चों कौन सा स्टेबल है कौन सा अनस्टेबल है। और आयनाइजेशन एनर्जी को इन्फ्लुएंस करने वाले बच्चों ये चार फैक्टर हमने देखे भाई, न्यूक्लियर चार्ज है, एटॉमिक साइज है, ऑर्बिटल की शेप बोल दीजिए या ऑर्बिटल बोल दीजिए, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बोल दीजिए, और एक और चार्ज, एक और भी तो बोल सकते हैं हम लोग बच्चों, हम लोग बोल सकते हैं स्क्रीनिंग इफेक्ट, स्क्रीनिंग या फिर शील्डिंग इफेक्ट। नेचुरल सी बात है बच्चों, स्क्रीनिंग इफेक्ट या फिर शील्डिंग इफेक्ट जितना ज़्यादा होगा मेरे लिए इलेक्ट्रॉन को निकालना उतना ही सुलभ होगा, उतना ही आसान होगा। तो स्क्रीनिंग इफेक्ट अगर ज़्यादा होगा बच्चों तो फिर आयनाइजेशन एनर्जी कम, और स्क्रीनिंग इफेक्ट कम तो शील्डिंग इफेक्ट आयनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा। एक और बात भी है बच्चों, यहाँ पर मैं थोड़ी सी आपको इससे रिलेटेड बताऊं। हम लोग जानते हैं बच्चों नोबल गैसेस की आयनाइजेशन एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है। नोबल गैसेस की आयनाइजेशन एनर्जी बच्चों बहुत ज़्यादा होती है, ये आप जानते हैं। एक्चुअली में बच्चों आप आगे चल के जब नोबल गैसेस की फैमिली पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि जो जिनॉन होती है, जिनॉन, उसकी आयनाइजेशन एनर्जी बच्चों लगभग उतनी ही होती है जितनी ऑक्सीजन की होती है। और जिनॉन की आयनाइजेशन एनर्जी बच्चों लगभग उतनी होती है जितनी ऑक्सीजन की होती है। और यही बात किसी वैज्ञानिक के दिमाग में आई और उस वैज्ञानिक ने सोचा यार कि जब ऑक्सीजन कंपाउंड बना सकता है तो फिर जिनॉन क्यों नहीं। भाई ऑक्सीजन से इलेक्ट्रॉन को निकालना उतना ही डिफिकल्ट है जितना जिनॉन से, तो जब ऑक्सीजन से निकाला जा सकता है तो जिनॉन से क्यों नहीं। तो यही सोच रखकर उसने जिनॉन से इलेक्ट्रॉन निकालने की कोशिश करी और बाकायदा वो इलेक्ट्रॉन निकालने में सफल हुआ और उसने जिनॉन के कई सारे कंपाउंड भी बनाए। हम लोग देखेंगे बच्चों जिनॉन डाइफ्लोराइड, जिनॉन हेक्साफ्लोराइड और जिनॉन के ऑक्सीफ्लोराइड वगैरह वगैरह भी होते हैं, बट थोड़ी सी रिलेटेड बात है इसलिए मैं बता रहा हूँ। अदरवाइज मैं फिर बोल रहा हूँ बच्चों जिनॉन की आयनाइजेशन एनर्जी उतनी ही होती है जितनी की ऑक्सीजन की, इसीलिए जिनॉन भी कंपाउंड बनाने में कैपेबल होता है। और लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन के समय बच्चों शायद मैंने आपको बोला था कि एटॉमिक नंबर 73 से 82 तक के जो एलिमेंट्स हैं वो लेंथेनाइड होते हैं। वो गलत बोला था, आपने शायद आइडेंटिफाई भी किया होगा कि सर गलत बोल रहे हैं। एक्चुअली एटॉमिक नंबर 58 से लेकर 71 तक के जो एलिमेंट्स होते हैं वो लेंथेनाइड होते हैं। तो वहाँ मुझसे कुछ गलती हुई थी मेरे ख्याल से। अब वो एक्चुअली क्लास में कई बार होता है कि हम बोलते हैं गलत बोल जाते हैं तो स्टूडेंट्स हाथ ऊंचा कर देते हैं, बोल देते हैं सर आप गलत जा रहे हैं। अब यहाँ तो मुझे कोई बताने वाला नहीं, पर वो बोलते बोलते कई बार दिमाग में आता है कि अच्छा मैं पहले गलती कर चुका हूँ। सो मैं उसके लिए क्षमा चाहूँगा बच्चों। एटॉमिक नंबर 58 से 71 तक के लेंथेनाइड होते हैं, ये तो इसी चैप्टर में हम लोगों ने पढ़ा है। पर वहाँ जो रीज़न देखा था बच्चों वो सही था कि नीचे जाने पर कम होती है पर उस केस में बच्चों बढ़ती है। और उसका रीज़न जो मैंने आपको बताया कि लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन वो बिल्कुल सही है और नीचे जाने पर बढ़ती है, ये बात भी शाश्वत सत्य है।